तो आज की वीडियो में डिटेल में पता लगाएंगे कैसे इंडिया ने इंग्लैंड को थर्ड टेस्ट मैच में हराया। उसके बाद रिव्यू करेंगे बार्सिलोना वर्सेस सेल्टा विगो को और रियल मैड्रिड वर्सेस रायो वैलेकानो को। और फिर फाइनली डिस्कस करेंगे सिटीज ड्रॉ अगेंस्ट चेल्सी एंड यूनाइटेड्स विन अगेंस्ट लूटन टाउन। सो लेट्स बिगिन। तो यार क्या बढ़िया वीकेंड रहा है, मतलब स्टार्टिंग विद क्रिकेट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार मैच मंडे तक तो चलने ही वाला है, 5 दिन तक चलेगा, मुझे भी लगा था। और इंडिया ने कमाल करके दिखा दिया। फिर अगर मैं एज अ बारसा फैन बात करूं तो बारसा जीत गई भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। रियल का ड्रॉ हो गया, हाँ। तो कुछ तो बोनस मिला वहां पे देखने को। बहुत ही एंटी क्लाइमेटिक मैच था बारसा का भी। एंड प्रीमियर लीग में भाई सिटी ने भी एंटी क्लाइमेटिक चीजें कर दी, चेल्सी से फिर से ड्रॉ कर दिया। एंड यूनाइटेड सरप्राइजिंगली भाई, इज इट सरप्राइजिंग एनी मोर? मतलब है आई थिंक तब भी, क्योंकि इससे पहले तक फॉर्म कितना गंदा था उसके हिसाब से सरप्राइजिंग तो है। तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए वुड से। एंड वी विल स्टार्ट विद क्रिकेट। जो पहला कह रहा हूँ मैं, तीसरा टेस्ट मैच जो था, इसका जो पहला दिन है वो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी करा हुआ है। तो हर बंदा कैसे आउट हुआ, क्या उसके पीछे का रीज़न था, क्या नैरेटिव्स थे, पिच क्या थी, वो हमने पहला दिन को डिटेल में डिस्कस कर लिया था एक पॉडकास्ट में। तो इफ़ यू वांट टू चेक आउट अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ जस्ट डे वन, टैक्टिकल समझना है उसमें, आपको टेक्निकल समझना है, तो मैं उसको अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में और अभी आपको ऊपर कार्ड्स में दिख जाएगा वो पॉडकास्ट, उसको आके चेकआउट कर लेना। यहाँ पे हम लोग पहली इनिंग की जल्दी से समरी लेते हैं एंड देन फिर आगे गोइंग फॉरवर्ड वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। क्या हुआ भाई पहली इनिंग में, व्हाट वर द पॉजिटिव्स एंड व्हाट वर द नेगेटिव्स फॉर यू? जल्दी से समराइज। आई थिंक बहुत सिंपल है। पहली बात तो हम लोग टॉस जीत के बैटिंग कर रहे थे एंड बैटिंग में ऑब्वियसली हमारे जायसवाल, यंगस्टर्स लाइक जायसवाल, गिल एंड पाटीदार डिड नॉट क्वाइट शो अप इन द फर्स्ट इनिंग्स। पर हमारे जो कैप्टन साहब हैं रोहित शर्मा, उन लोगों ने कमान संभाली इस बार, जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी एंड जिनको इट वाज हाई टाइम कि इस बार तो उन्हें करना ही पड़ेगा परफॉर्म। तो वी गॉट टू सी ग्रेट परफॉर्मेंसेस एंड अ सेंचुरी फ्रॉम रोहित शर्मा एंड देन डाउन दी ऑर्डर जडेजा ने भी आके काफ़ी कमाल करा, उनने भी सेंचुरी मारी। एंड दोनों ने काफ़ी जडेजा का हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी मेंशन किया था, काफ़ी डिपेंडेबल आदमी है नीचे। मतलब बहुत बड़ी बात है कि आप एक ऑलराउंडर, लोअर ऑलराउंडर होके, लोअर ऑलराउंडर मतलब लोअर डाउन दी ऑर्डर बैटिंग करने वाले से, लोअर मतलब क्लास में ही, देन यू हैव मेड टू बैट एट नंबर 5 एंड आप इतनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, क्योंकि नंबर 5 पे वीवीएस लक्ष्मण बैटिंग कर चुके हैं, गांगुली बैटिंग कर चुके हैं, आज के टाइम पे अय्यर बैटिंग करता है, केएल राहुल बैटिंग करता है, प्रॉपर बैट्समैन बैटिंग करते हैं। मेरा कहने का पॉइंट ये है, वहाँ पे आप एक ऑलराउंडर के होने के मतलब नाते अगर आप एक इतनी अच्छी इनिंग खेल जाओ, जो कि टिपिकल बैट्समैन भी नहीं खेलता कई बार, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव था मेरे लिए। तो जडेजा की बैटिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, स्पेशली आफ्टर कमिंग फ्रॉम एन इंजरी। एंड रोहित शर्मा का तो हमने बहुत डिटेल में ब्रेक डाउन कर ही था लास्ट पॉडकास्ट में। मतलब इट वाज अ टिपिकल टेक्स्ट बुक इनिंग्स ऑन हाउ टू कंट्रोल योर अर्जेस, कि मतलब मुझे एक पुल शॉट मारना ही मारना है, मैं टेम्प्ट हो जाऊं, हेलमेट पे खा ली उसके बाद भी, राइट। एंड हाउ टू शो ग्रिट एंड फियरलेस कैसे खेलना एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, कि भाई ऐसा नहीं कि मुझे अपनी अर्ज को कंट्रोल करना है तो मैं रन नहीं मार सकता हूँ, मुझे स्पिनर को स्लॉट में देगा तो मैं कूद के छक्का भी मार के दिखाऊंगा। तो दैट वाज अ ग्रेट इनिंग्स। कैरेक्टर वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा कि रोहित शर्मा ने ऐसा कैरेक्टर दिखाया फील्ड पे, एंड जडेजा ऑफ कोर्स, बट सरफराज खान ने भी बहुत अच्छी बैटिंग करी थी। एग्जैक्टली, एज यू सेड, फियरलेस इनिंग्स की बात करें तो सरफराज की बात कर लेते जल्दी से, क्योंकि डेब्यू मैच था, बहुत एक्सपेक्टेशंस थी एंड काफ़ी इमोशनल मोमेंट था जो उसे कैप दी जा रही थी। उसके बाद उसने इतना अच्छा परफॉर्म करा, बट इनिंग्स का बहुत अब्रप्टली एंड हुई है जब जडेजा की वजह से वो सॉर्ट ऑफ रन आउट हो गया। एंड अगेन फिर जडेजा ने स्टोरी डाली सॉरी कहते हुए, अपोलोजाइज करते हुए, बट इट वॉज अ वेरी गुड इनिंग्स फ्रॉम सरफराज खान। एंड आई थिंक उस इनिंग्स को देख के मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वही थर्ड इनिंग्स में भी हमें रेप्लिकेट करके देगा, जो कि दी। हाँ वही, वो हमने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कैसे देयर वाज अ मेथड टू मैडनेस ऑफ सरफराज खान। इसका क्या मतलब है स्टेटमेंट का, कि सरफराज खान ने इतना तेज रन कैसे मारे, क्योंकि अय्यर भी तो यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहता था, बट वो क्यों नहीं सक्सेसफुल था, और सरफराज खान क्यों सक्सेसफुल हुआ, जबकि सरफराज खान का डेब्यू था एंड अय्यर तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। इसके पीछे, इस मैडनेस के पीछे एक मेथड था, विच वॉज कि यार उसने हवा में शॉट जरूर मारे होंगे, बट वो फील्ड को मैनिपुलेट बहुत अच्छी तरीके से कर रहा था। वो उस ईगो में नहीं फंस रहा था कि भाई फील्डर डीप में है तो कोई बात नहीं, मैं उसके ऊपर से छक्का मार दूंगा, राइट। जहां फील्डर डीप में है मैं वहां पे मारूंगा ही नहीं शॉट, मैं हवा में वहीं पे मारूंगा जहां पे गैप है। तो फील्ड को जिस तरीके से मैनिपुलेट करा उसने, हमने ये चीज अभी जब इंडिया की दूसरी बार बैटिंग आई थी तब भी देखा था, उसको मैं फिर से ब्रेक डाउन करूंगा व्हेन वी विल डिस्कस द थर्ड इनिंग्स। बट जस्ट टू पुट इट इन शॉर्ट, श्रेयस अय्यर में वो लिमिटेड ओवर्स में जो यूजुअली बैट्समैन के अंदर ईगो होती है ना, ईगो भी क्या, इट इज बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ चॉइस। मैंडेटरी है वो चीज, हाँ मैंडेटरी है, बिकॉज फील्डर तो डीप में होंगे तो क्या आप मारना ही छोड़ दोगे? T20 में आपको मारना तो फिर भी पड़ेगा ही ना। तो क्या होता है कि यार फील्डर डीप में है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी अपने आपको बैक करूंगा 6 मारने का, कि मैं क्लियर कर दूंगा फील्डर को, तेज मारूंगा। तो अय्यर वही ब्रांड ऑफ क्रिकेट
या फिर नॉट इन ब्रांड ऑफ क्रिकेट मेंटालिटी वो जो है ना वो टेस्ट मैचेस में लेके आ रहा था एंड दैट वाज क्लियरली नॉट वर्किंग. जिसको एक एग्जांपल चाहिए जो उसकी लास्ट इनिंग्स थी सीरीज की जब वो बेन स्टोक्स ने वो कैच पकड़ लिया था राइट और फिर आउट दिखाया था करके, वही देख लो. वहां पे फील्डर था, कोई जरूरत थी वहां पे मारने की हवा में शॉट. सरफराज खान ने एक बार भी ऐसा नहीं करा. आप सरफराज खान के जितने भी छक्के चौके देखेंगे जो कि हवा में गए, छक्के तो ऑफकोर्स समझ में जाते हैं, चौकों की बात करूं तो वो सब गैप में ही है. ये पूरा पैटर्न दिखेगा आपको उसकी बैटिंग में. तो आई थिंक वो बहुत कमेंडेबल था. ये भाई रणजी में घिस के आदमी को रन मारने का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, ये दिखा है मुझे. एंड उसके बाद डाउन द ऑर्डर हमें थोड़े और कैमियोज देखने को मिले, जैसे कि ध्रुव जुरैल ने काफी अच्छी बैटिंग करी. अश्विन दोनों ने मिलकर 50-60 की पार्टनरशिप भी करी, पार्टनरशिप बनाई. अश्विन भी काफी अच्छा खेला था जब तक खेला. एंड ध्रुव जुरैल स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट हिम क्योंकि उसका भी डेब्यू था. केएस भरत के हाईएस्ट स्कोर से ज्यादा रन उसने पहले वो एक मीम था ना, वो ध्रुव जुरैल ने अपर कट मारा था एंड वो मीम था कि इस एक शॉट में केएस भरत का करियर पूरा खत्म कर दिया. राइट, बट काफी अच्छी बैटिंग थी. नहीं, क्योंकि वो शॉट मारना बहुत बड़ी बात है भाई. डेब्यू पे इतना आसान नहीं होता वो शॉट मारना. मतलब वो देखने में बड़ा इजी लगता है कि बॉल की पेस आ रही है, उसको ऐसे करके पीछे मार दिया. बट काफी एथलेटिसिज्म, फ्लेक्सिबिलिटी एंड टाइमिंग चाहिए होती है वो करने के लिए, एंड कॉन्फिडेंस चाहिए होता है. बैटिंग देख के मैं ये सोच रहा था कि अब मेन पता चलेगा कि विकेट कीपिंग में कैसा आता है, उसके बारे में हम लोग आगे जाके बात करेंगे. एंड देन लास्टली बुमराह की तरफ से हमें काफी अच्छा कैमियो देखा. मोस्ट रन्स उसके जो भी उसके टॉप 5 मोस्ट रन्स बाय हिम इन अ टेस्ट टॉप 5 स्कोर्स वो सारे इंग्लैंड के अगेंस्ट आए और ये उनमें से एक था जब उसने 26 रन मारे. बढ़िया खेला था वो भी. लपे लड़ा रहा था, जैसे वुड ने 4th इनिंग्स में मारे. मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगा, वर यू डिसअपॉइंटेड कि हम लोग 445 पे ऑल आउट हो गए? आई थिंक कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट मुझे कोई लिसनर ना दे कि हम लोग 33 for 3 थे. ऑफ कोर्स 33 for 3 के बाद अगर कोई मुझे कहता कि 445 तक हम पहुंच जाएंगे तो अच्छा ही लगेगा सुनने में. बट जिस स्टेज पे हम लोग अल्टीमेटली पहुंच गए थे, क्या हमें वहां से और रन मारने चाहिए थे? आई थिंक 4 जितने भी हमने मारे, आई थिंक एटलीस्ट 450 तो हमने उस पॉडकास्ट में भी कहा था कि वी शुड बी मेकिंग दिस मच. एंड अल्टीमेटली हम उससे नीचे ही रह गए थोड़ा, तो इट वॉज सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटिंग. बट ठीक है, मतलब आई टेक इट क्योंकि काफी रन हमने बना दिए थे. मैं पर्सनली थोड़ा डिसअपॉइंटेड था. मुझे लगा था 500 रन हम लोग खींच सकते थे आराम से. एंड क्यों? क्योंकि अश्विन और जुरैल बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, वेरी कमेंडेबल बैटिंग. बट दोनों ने बहुत सॉफ्ट तरीके से डिसमिसल दिया अपना. चाहे वो जुरैल की बात कर लो, चाहे वो अश्विन की बात कर लो. अश्विन ने तो बहुत ही मतलब जरूरत नहीं थी वैसा आउट हुआ है वो इतनी अच्छी बैटिंग करने के बाद. सो आई थिंक वो दोनों ही अगर 20-20 रन भी और मार देते, आई थिंक वी कुड इजीली हैव स्कोर्ड 40-50 मोर रन्स टीम के कलेक्टिवली हो जाते एंड वी वुड हैव रीच्ड 500 रन. तो मैं थोड़ा वहाँ पे डिसअपॉइंटेड था कि कहीं हम लोग 30-40 रन 50 रन शॉर्ट तो नहीं रह गए. क्योंकि होता है ना कि अगर 500 का टारगेट हो जाता है तो फिर आप इनिंग्स रिपीट वाला थॉट भी एंटरटेन करने लग जाते हो. तो यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी एकदम खत्म हो गई थी. राइट. बट ये तो बात रही फर्स्ट इनिंग्स की. यहाँ पे आई थिंक वी हैड ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरीवन एक्सेप्ट स्पेशली जायसवाल एंड शुभमन गिल. शुभमन गिल को हमने जैसे बात किया था कि भाई पहली इनिंग में किस तरीके से आउट हुआ है, क्या टेक्निकल एरर हो रहा है. मैं थोड़ी तारीफ करना चाहता हूँ उसकी जब हम थर्ड इनिंग्स में आएंगे, बिकॉज आई थिंक ही वर्कड अ लॉट ऑन दैट मिस्टेक. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द सेकंड इनिंग्स. जब इंडिया बॉलिंग करने आती है एंड डे 2 के ही एंड आते आते तक आई थिंक कुछ 200 एंड कितना 210 फंसे या 202 कुछ हो गए थे और सिर्फ 2 विकेट गिरे थे. राइट. पहली बात तो जल्दी से बात कर लेते हैं बेन डकेट की, जो कि उसने उस दिन बैटिंग करके दिखाई है. बिकॉज आई क्लियरली रिमेंबर जब क्रॉली आउट हुआ था, विल कम टू दैट मोमेंट ऑल्सो बिकॉज मेरे फेवरेट प्लेयर ने विकेट लिया था. बट क्रॉली गॉट आउट एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ लेस देन 50 आई थिंक. नहीं, आउट हुआ है तो 53 की थी, मतलब 50 के आसपास. पॉइंट क्या है कि वहां पे उस टाइम पे इंग्लैंड ऑलमोस्ट 6 रन एन ओवर की स्ट्राइक रेट चल रही थी, रन रेट से स्कोर कर रही थी. राइट. तो अगर एक बंदा 50 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है विच इज 3 रन एन ओवर, बट ओवरऑल रन रेट 6 की मेंटेन्ड है, तो डकेट कितने की स्ट्राइक रेट से खेल रहा होगा? दैट वाज द ब्रिलियंस ऑफ बेन डकेट इन दैट इनिंग्स. हाउ वुड यू समराइज दैट इनिंग्स? आई थिंक अल्टीमेटली जो उसकी स्ट्राइक रेट दिखा भी रहे, 153 ऑफ 151 बॉल्स मारी थी 101 की स्ट्राइक रेट से. बट और ये थर्ड डे पे आके थोड़ी स्लो हो गई थी. मैं वही कहना था, क्योंकि जब उसने 100 मारी थी ना, तो एक्चुअली में 120 की स्ट्राइक रेट से मारी थी. इट वाज अ प्रॉपर T20 इनिंग. तो काफ़ी एंटरटेनिंग थी वेरी ऑनेस्टली देखा जाए तो. बट हमारे लिए गंदी थी. बट आई थिंक वो डे 2 जो थोड़ा इंटरेस्टिंग कर रहा था वो बेन डकेट ने कर दिया था. क्योंकि डे 2 के एंड में आई वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल विद माई टीम इंडिया की तरफ से. तो क्योंकि भाई आई थिंक वो एक तरीके से रन मारे जा रहा था, वो भी इतने काफ़ी फास्ट स्ट्राइक रेट से मार रहा था, एंड वी वर नॉट एबल टू गेट हिम आउट. तो आई थिंक थोड़ा डिसअपॉइंटेड था मैं. बट ऑब्वियसली वी हैव टू अप्रिशिएट हिम ऑल्सो एट द सेम टाइम कि भाई अगेंस्ट क्वालिटी ऑपोजिशन, अगेंस्ट क्वालिटी बॉलर्स इतना अच्छा खेल के दिया उसने. आई थिंक जो थर्ड सेशन था ना, जब इन्होंने बैटिंग करी है उसमें सेकंड डे पे, कुछ
शायद ऑलमोस्ट 6 रन पर ओवर की ही इकोनॉमी थी, 150-180 कुछ रन थे इनके आखिरी सेशन में सिर्फ। ओके, तो मतलब 30 ओवर्स में ऑलमोस्ट अगर आपकी 180 बॉल्स भी हो गई, 30 ओवर्स कंप्लीट नहीं हुए थे शायद, यू आर स्कोरिंग क्लोज टू 150, 170, 180 रन्स। दैट इज ऑलमोस्ट द अमाउंट ऑफ रन्स दैट यू शुड बी स्कोरिंग इन 2 सेशंस आइडियली। वो उन्होंने ऑलमोस्ट एक ही सेशन में करके दिखा दिया था। तभी हम लोग थोड़ा सा ना आई थिंक थोड़ा सा बैकफुट पे हो गए थे उस टाइम पे कि यार 2 विकेट गिरे, चलो दैट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ये 100 रन पे 2 विकेट गिरे होते तो बहुत अच्छा लगता। 200 पे 2 विकेट गिरे हैं तो मतलब हम क्या ही कर रहे हैं अभी। एंड यहाँ पे मैं एक टैक्टिकल क्वेश्चन दूंगा रोहित शर्मा को भी। आई थिंक रोहित शर्मा की कप्तानी एंड शुभमन गिल की बैटिंग, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि ओवर द कोर्स ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इनिंग्स बहुत इंप्रूव हो गई थी। तो क्योंकि हम लोग ये पहले सेट ऑफ इनिंग्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आई थिंक उस दिन पे पर्टिकुलरली डे 2 तक, डे 3 ऑनवर्ड्स रोहित शर्मा की कैप्टेंसी टॉप क्लास रही है, बट डे 2 पे जब बेन डकेट इतनी पिटाई कर रहा था हमारी, पर्टिकुलरली वो 2 लोगों को टारगेट कर रहा था। सिराज को जब पेसर्स की बात करें तो, एंड स्पिनर्स में कुलदीप यादव। कुलदीप यादव को बहुत इजीली स्वीप कर रहा था, स्लॉग स्वीप मार रहा था। आई वॉज पर्सनली क्वेश्चनिंग वाई कुलदीप यादव बीइंग द थर्ड स्पिनर ऑन द टीम, उसको अश्विन और जडेजा से पहले बॉलिंग कराई जा रही थी। इनफैक्ट जडेजा को तो लार्जली इग्नोर किया गया था। राइट, आई थिंक पहले दिन पे सॉरी सेकंड डे पे तो शायद पता नहीं कितने ओवर शायद डाला भी नहीं है, पता नहीं डाला भी है, बहुत कम ओवर डाले थे उसमें। आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग कि क्या क्या रीजन है उसका, क्योंकि बहुत मीम्स ही बन रहे थे इसके पीछे कि उसको स्टार्टिंग में बॉल दे दी, उसके बाद रोहित शर्मा भूल ही गया कि भाई वो भी खेल रहा है एक्चुअली में। तो आई वॉज वंडरिंग वाई कि उस जडेजा को बॉलिंग नहीं कराई। बट वही ना, उसने वो भी चीज कॉम्पनसेट कर दी। फोर्थ इनिंग्स में आता था उसने 5 विकेट भी ले लिए, रोहित शर्मा ने उससे बॉलिंग भी करवा दी। सो मैं थोड़ा सरप्राइज था। आई थिंक वहाँ पे एक टैक्टिकल एरर था रोहित शर्मा की तरफ से। अगर अश्विन को लाया जाता पहले, आई वॉज पर्सनली थिंकिंग कि अश्विन से ओपनिंग बॉलिंग करानी चाहिए थी। ओके, क्योंकि बेन डकेट ने इंडिया में इससे पहले 7 इनिंग्स खेली हैं, उसमें से 5 बार अश्विन ने आउट करा। ओके, और शायद 5 बार वो 50+ के स्कोर पे भी नहीं गया था। यहाँ पे अश्विन तब बॉलिंग करने आया बेन डकेट को जब वो ऑलरेडी 60-70 रन मार चुका था। एंड अश्विन ने ये चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी कि आई वुड हैव लव टू बोल व्हेन ही वाज नॉट एट 50-60 और रन्स। सेटल नहीं हुआ था जब अर्ली इनिंग्स में आता तो मैं मच बेटर फील करता। ऑल्दो अश्विन का भी ही डिड नॉट हैव अ ग्रेट इनिंग्स इस बार, क्योंकि इस स्पेसिफिकली इन द सेकंड इनिंग्स एक ही विकेट लिया था उसने। तो सबसे बॉलिंग कितनी करी है भाई, 6 ओवर तो डाले सिर्फ। हाँ वैसे राइट, कह सकते वो तो पागल हो गया भाई, जबरदस्ती। नहीं एक्सपेंसिव भी था भाई, पर किसमें 5-5.5 की इकोनॉमी से पहले इनिंग में। भाई पहले इनिंग में बेस्ट स्पिनर था अश्विन। मगर व्हाई डू यू से सो? अश्विन, मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा टैक्टिकल एक्सप्लेन करता हूँ। अश्विन वॉज द ओनली स्पिनर फ्रॉम इंडिया जिसने बैस बॉल को फाइनली फिगर आउट करना शुरू कर दिया था पहली इनिंग में। ओके, व्हाई डू यू से सो? इसीलिए सर उसको विकेट भी मिला। जो ये लोग स्वीप और रिवर्स स्वीप से टैकल मार रहे थे ना इंडियन बॉलर्स को, कि भाई पैर बिठा दिया, पीछा लिटा दिया पैर और फिर लेट के चौके छक्के मार रहे हैं। अश्विन ने बट इस चीज़ को अनिल कुंबले ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मैं ये पैटर्न ना ऑब्जर्व कर रहा था मैच में, एंड आई वाज थिंकिंग कि क्या ये ऑन पर्पस चल रहा है या फिर क्या है ये। एंड देन अनिल कुंबले ऑल्सो सेड द सेम थिंग, तो आई वाज वैलिडेटेड कि अच्छा मतलब ये कोई सही में सोचा ही होगा इन लोगों ने। बेसिकली क्या था कि या तो आप एकदम ही फुल लेंथ की बॉलिंग करो और वाइड बॉलिंग करो, मतलब एकदम एजेस पे पिच की और एकदम फुल लेंथ पे जहाँ से आप स्वीप ना मार पाओ, या तो फिर आप विकेट पे बॉलिंग करो तो शॉर्ट बॉलिंग करो, एकदम मुंह के नीचे मत पिच करो। इसके वजह से क्या होता है, अगर आप विकेट पे बॉल आ रही है और एकदम छोटी पिच्ड है तो आप स्वीप नहीं मार सकते उसको बैठ के, क्योंकि आपको फिर बैकफुट पे खेलना पड़ेगा। हाँ। और स्वीप यूजुअली उन बॉलों को मारा जाता है जो कि स्टंप्स के बाहर होती हैं। ओके, जो स्टंप पे फिनिश कर रही हो तो उसको अभी स्वीप नहीं मारते। क्यों? फॉर एग्जाम्पल रोहित शर्मा जैसे थर्ड इनिंग्स में आउट हुआ है, स्टंप की बॉल पे आप स्वीप करने जा रहे हो, अगर वो जरा सा भी आपने मिस कर दी बिकॉज वो उतनी ओवर पिच्ड, मतलब उतनी शॉर्ट थी नहीं जितना आप सोच रहे थे, थोड़ी ओवर पिच हो गई तो पैड पे लगती है LBW हो जाएगी। तो ये बचपन से सिखाया जाता है प्लेयर्स को कि आप स्वीप उन्हीं बॉलों को करो जो कि स्टंप्स के बाहर हो। तो अश्विन ने क्या करा, जो बॉल विकेट पे फिनिश हो रही है उसको तो मैं छोटी पिच करूंगा ताकि लोग स्वीप मार ही ना पाए, बैकफुट पे खेलें, और जो मतलब विकेट के बाहर फिनिश हो रही है बॉल जहाँ पे स्वीप मार सकते हो आप एक्चुअली में, वहाँ पे इतनी फुल लेंथ की डाल दो कि स्वीप मारने का टाइम ही ना मिले, ओवर पिच हो जाए डिलीवरी। ओके, तो इस तरीके से ना उसने रन्स ड्राइव करने शुरू कर दिए थे, एंड इसी के चलते क्रॉली फ्रस्ट्रेट होकर अल्टीमेटली आउट हुआ है। इफ यू नोटिस क्रॉली जिस बॉल पे आउट हुआ है वो भी स्टंप्स पे नहीं थी, वो लेग स्टंप के बाहर थी, बट वो फुल लेंथ की बॉल थी, जबरदस्ती उसको स्वीप करने का टॉपज लग गया। ओके, ये टैक्टिकली अश्विन ने फिगर आउट कर लिया था, एंड भाई यू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम कि भाई 2 टेस्ट मैच हो गए, कौन हमें सबसे पहला ब्रेक थ्रू निकाल के देगा बैट्सबॉल में सोच के, तो अश्विन ही निकाल के देगा। ही स्टार्टेड फिगरिंग इट आउट। तुम्हें क्या लगता है कोइंसिडेंस है कि हमने 4th इनिंग्स में इन लोगों को 50 रन पे 7-8 विकेट गिरा दिए थे?
हाँ मतलब ऐसे नहीं है ऑफ क्योंकि कोर्स इसमें थोड़ा इनकी भी गलती है, बट आर बॉलिंग वाज टॉप नॉच। डू यू थिंक पिच का भी कुछ वो होगा, क्योंकि एज यू सेड कि पिच आगे जाके और तुम चेंज खुद हो सोचो, जाएगी। पिच का चलो है, उसी दिन पे सुबह 1:30 सेशन में वैसे। इंडिया कूद कूद के छक्के मार रही है और इनसे बैटिंग नहीं हो रही, क्यों? इनके टाइम पे पिच अलग हो गई थी क्या? Right. तो वो बहाना तो बिल्कुल भी नहीं है। Point is, Ashwin started figuring it out and then everybody else followed. Kuldeep Yadav भी also then followed the suit. अगले दिन आता है and he started taking wickets also. But Ashwin got his 500th wicket. हाँ उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? ऑब्वियसली लेजेंड ऑफ द गेम भाई, 500 विकेट ले लिया। अनिल कुंबले ने कहा है कि यू बेटर नॉट स्टॉप हियर, कुछ ऐसे 600 तुम्हें पार करना है, 620 पार करना ही है। तो भाई उसका भी टाइम आएगा, देखते हैं कर पाता नहीं कर पाता, बट भाई ऑब्वियसली लेजेंड ऑफ द Do you गेम। think he can break that record? 120 wickets, which means maybe 2-3 years. करने को तो कर ही सकता He's है। 37. वही पॉइंट वही है ना कि क्या इसी एबिलिटी के साथ वो कंटिन्यू कर पाएगा आगे के 2-3 साल? तो I think he will. कर लेगा, तोड़ देगा। I think टेस्ट मैचेस में स्पिनर्स का लॉन्जेविटी थोड़ी रेगुलर से ज्यादा ही होती है। वी हैव सीन दिस विद ऑलमोस्ट एवरीवन। जो वो लीथल फैक्टर होता है ना कि बॉडी फिजिकली अब आपको सपोर्ट नहीं कर रही, वो T20s में होता है। हाँ T20 ODI हाँ लिमिटेड ये ओवर्स में हो रहा है या तो, और टेस्ट क्रिकेट में मोस्टली फास्ट बॉलर्स के bowlers साथ के होता साथ, है, right, क्योंकि हाँ। आपको 25-30 ओवर डालने बार भाग भाग के। स्पिन में इट्स मोस्टली विद द फिंगर्स एंड देन द ट्रांसफर ऑफ बॉडी, आप छोटे रन अप से आगे कर सकते हो। फील्डिंग की डिमांड जितनी है नहीं, तो आई थिंक अश्विन का करियर एक्सटेंड तो हो सकता है, ऑल्सो गिवन द फैक्ट कि वो सिर्फ टेस्ट मैचेस अगर खेलेगा आगे जाकर, तो इट्स क्वाइट इजीली अचीवेबल कि वो 2-3 साल और खेले। आई वुड लव फॉर हिम टू ब्रेक दैट रिकॉर्ड भाई। आई थिंक कुंबले वुड ऑल्सो लव दैट। आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट अश्विन ने वही कहा कि मैं पिछले 3-4 साल से आई एम नॉट थिंकिंग दैट मच way into the future. I'm just taking season by season कि इस सीजन में क्या कर सकता हूँ. If I feel good at the end of the season, I'll continue. Okay. तो he said कि if it is working for me for the past 3-4 years, then why should I change that approach? Fair enough. But I think भाई मतलब मैं personally बहुत खुश था. I just hope that now he is back in full swing और आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में भाई लपेटी ले 10-10 20-20 विकेट निकाले भाई, कुछ भी करे भाई, 50 विकेट निकाले भाई, कुछ राइट। पॉइंट इज वहां पे अश्विन टेक्स दैट लेजेंडरी विकेट एंड रात तक न्यूज आती है कि ही हैज टू रश टू द हॉस्पिटल इन चेन्नई फॉर सम पर्सनल रीजंस। एक मैं चीज़ यहाँ पे जरूर कहूँगा, अल्टीमेटली वो रीजन खुद ही डिस्क्लोज कर देगा कि उसकी मदर की तबीयत खराब थी। राइट। डोंट यू थिंक यहाँ पे थोड़ा डबल स्टैंडर्ड्स थे? मतलब विराट कोहली का रीजन अभी तक वो नहीं करा गया, डिस्क्लोज नहीं करा गया। एंड बीसीसीआई ने पहले स्टेटमेंट दी थी कि प्राइवेसी मेंटेन करी जाए, रिस्पेक्ट हिज प्राइवेसी, एंड फिर खुद ही वो स्टेटमेंट रिलीज कर दी कि उसकी मदर को आई थिंक बात हुई होगी, बिना उसके थोड़ी कर देंगे पॉइंट, क्योंकि ये है कि पहले राजीव शुक्ला ने डाला था वो ट्वीट, ओके, और फिर बीसीसीआई ने उसको रिपोस्ट करा। हाँ, बीसीसीआई ने खुद नहीं डाला था पहले वो, राइट। आई जस्ट थिंक, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन लीक ना हुई हो, ये अश्विन ने खुद कंसेंट दी हो। आई थिंक कंसेंट होगा यार, बहुत बड़ा प्लेयर है, उसके साथ ऐसा कर नहीं सकते कि बीसीसीआई ने बिना पूछे, वो भी इतनी इंटीमेट इन्फॉर्मेशन निकाल दी बिना पूछे। क्योंकि मैं थोड़ा इनिशियली थोड़ा मैं इरिटेटेड था इस बात से कि ये क्यों निकाली एकदम से, अगर उसने बोला मतलब आई थिंक बोला ही होगा यार, ऐसा नहीं हो सकता कि उसने ना बोला और ऐसे ही निकाल दिया बीसीसीआई ने। मतलब आई होप बिकॉज़ कंसेंटेड हो गई, देन इट इज वेरी अनफेयर कि आप एक प्लेयर को ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हो दूसरे को नहीं दे रहे। भाई बहुत बदतमीजी होगी फिर वो, अगर उन्होंने अश्विन के साथ ही सब करा है तो। आई होप नॉट ऐसा हो भाई, तो मतलब मैं भी वही सोचा था, बट हाँ रिगार्डलेस he had to leave. and would you question कि मतलब वो, क्योंकि उस टाइम तक लोगों को ये नहीं पता था कि वो वापस आने वाला है, राइट। तो जो कोहली सपोर्टर्स थे ना, उनको मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ कि लव यू ऐश अन्ना, फॉलोइंग द सूट ऑफ विराट कोहली, फैमिली और एवरीथिंग है, वो सब जस्टिफाई कर रहे थे इस बात को। एंड MS धोनी का एक बहुत पहले का एक स्टेटमेंट था, मुझे भी चीज़ याद नहीं थी, जब उसकी डॉटर पैदा हुई थी आई थिंक 15-16 में, तब ही वॉज नॉट देयर, ही वॉज प्लेइंग फॉर इंडिया, वर्ल्ड कप के टाइम का शायद बात है। आई कुड बी वेरी रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, असली कहानी कमेंट्स में बता दीजिएगा प्लीज। तो उसमें ये था कि तब उसने कहा था कि नेशनल ड्यूटी इंपॉर्टेंट होती है, एंड वो स्टेटमेंट लोग लेके आ रहे थे। आई थिंक व्हाट प्लेड इन फेवर ऑफ अश्विन वाज कि ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, क्योंकि कि मम्मी की तबीयत खराब है, तो वो जल्दी से डिजॉल्व हो गई सिचुएशन, थोड़ी गुस्से होने वाली, जो लोग फैंस से गुस्सा होते, तो क्योंकि वो जैसी वो स्टेटमेंट आता ना कि अब प्राइवेट वो मैटर है, प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करी जाए, तो लोगों के दिमाग में वही आएगा एकदम से कि विराट कोहली के साथ भी ऐसे हुआ था, एंड विराट कोहली का रीजन तो अपेरेंटली बड़ा लग भी नहीं रहा एज पर एबी डिविलियर्स, तो अश्विन क्यों ऐसा कर रहा है? भाई आई थिंक अगर विराट कोहली का तब भी लोग कह सकते हैं, बट अगर अश्विन के लिए लोग कहते हैं ना कि भाई ये कैसे चला गया, अश्विन का इशू ज्यादा बड़ा है। सेम, क्योंकि पहली बात तो अगर मैच के बीच में छोड़ के जा रहे हैं वो लोग, जब उन्हें पता अगले दिन आके वापस बॉलिंग करनी है, इनिंग्स भी खत्म नहीं हुई अभी, तो आई थिंक कुछ बहुत ही बड़ा रीज़न होगा एक्चुअली में अगर वो गया तो, एंड विच वॉज ऑब्वियसली कि उसकी मदर की तबीयत खराब थी।
तो आई थिंक उससे बड़ी बात ये थी कि वो अगले दिन वापस भी आ गए। वो तो इट इज अ कमेंडेबल जॉब व्हाट ही डिड। वो प्रॉपर दिखा दे कि नेशनल ड्यूटी कितना फेवर करता है उसको, तो कोई क्वेश्चन कर नहीं सकता। बट आई थिंक अगर जब वो गया भी था उस पर भी लोग क्वेश्चन कर रहे थे, इट वाज स्टूपिड भाई। अगर इनिंग्स के बीच में कोई बंदा छोड़ के जा रहा है, अश्विन ना भी अगर कोई अपना रजत पाटीदार भी छोड़ के जा रहा है, मैं तो भी कहूंगा कि भाई कुछ बहुत बड़ी बात होगी अगर मैच बीच में छोड़ के जा रहा है तो, और अलाउ भी किया जा रहा है उस बात को। तो आई थिंक जो भी क्वेश्चन करे वो फालतू चीज है भाई। बट पॉइंट क्या था कि अब अश्विन चला गया, द ओनली गाय हु हैड स्टार्टेड फिगरिंग आउट हाउ टू टैकल बेसबॉल, इंडियाज बेस्ट स्पिनर, द बेस्ट स्पिनर ऑफ द जनरेशन, राइट, वो जा चुका है आपकी टीम से। विराट कोहली अभी है नहीं, मिडिल ऑर्डर से केएल राहुल नहीं है, अय्यर नहीं है, ऋषभ पंत नहीं है, मोहम्मद शमी नहीं है, सारे मेन प्लेयर्स गए हुए हैं आपके भाई, बहुत ही ज्यादा इनएक्सपीरियंस टीम है। एंड अब आप अगले दिन फील्ड पे कमबैक कैसे करोगे? बिकॉज रोहित शर्मा की भी कप्तानी डे 2 के एंड पे बहुत अच्छी थी नहीं, तो रोहित शर्मा के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, राइट, कि दिस इनएक्सपीरियंस बंच ऑफ बॉयज जिनसे मुझे अभी भगवान जाने में कैसे रिजल्ट निकलवाऊंगा, बिकॉज इंग्लैंड तो मुझे 200 पे 2 दिख रही है एंड तोड़ रही है, और ये टेस्ट मैच में हार नहीं सकता हूँ बिकॉज ऑलरेडी 1-1 चल रहा है। आई थिंक रोहित शर्मा के ऊपर बहुत प्रेशर था उस टाइम पे, राइट, वुड यू एग्री विद दैट? मैं तो डेफिनेटली कहूंगा। आई थिंक इवन मैच स्टार्ट होने से पहले जब वो पहला मैच हार गया था, उसके बाद ही सब लोगों ने इतनी गाली सुनाने लग गए थे। एंड अपेरेंटली आई नो रोहित शर्मा विराट कोहली कैंप में काफ़ी लड़ाई होती रहती है, बट ये टेस्ट मैच जीतने के बाद लोग कह रहे हैं कि कैप्टनसी का घमंड क्यों है एक्चुअली में, इसलिए है क्योंकि पहला टेस्ट हार के भी रैन टर्नर नहीं बनाई, जो कि अपेरेंटली शायद 2021 में हुआ था। उस टाइम मैं क्रिकेट देखता नहीं था, तो यू कैन टेल मी बेटर। बट जब इंग्लैंड से लोग पहला मैच टेस्ट मैच हार गए तो उसके नेक्स्ट मैच एकदम अहमदाबाद हुआ था भाई, उसके बाद वो वाला जिसमें लोग रो रहे थे, जो पिंक बॉल टेस्ट मैच हुआ था, उसमें प्रॉपर रैन टर्नर था क्या, जो 2 दिन में खत्म हो गया था। अच्छा हाँ। तो प्रॉपर रैन टर्नर बनाई गई थी उसके बाद, और फिर इंडिया जीत गई थी। तो इस बार वो क्वेश्चन भी नहीं था, इस बार वैसी ये तो मैं अभी इसको मैं आऊंगा, ये मैं बेसबॉल और इंग्लैंड के क्रिटिसिज्म पे आऊंगा अभी, कि ये लोगों ने अब तो कोई बहाना भी नहीं रहेगा। नहीं, आई थिंक वो इस बार दे भी नहीं रहा बहाना। कहाँ से दे दोगे बहाना भाई? मैं तभी कह रहा हूँ क्योंकि भाई देखो लाइफ में हर चीज ग्रे होती है, पर मतलब ये थोड़ी मैं ये फोन को अब मैं जूता थोड़ी बोल दूंगा, इतना ग्रे थोड़ी होता है कि मैं इतना सब्जेक्टिव बना दूं। राइट, फोन को तुम टैबलेट बोल दो एक बार को, कंप्यूटर बोल दो, लेकिन जूता थोड़ी बोल दोगे। आई थिंक मेरा बेन स्टोक्स को लेके एक अलग क्रिटिसिज्म है, मैं उस पर एकदम मैच के एंड में आऊंगा जो उसने स्टेटमेंट दी है। बट आई थिंक वो पिच का चलो इस बार अच्छी बात है, कोई बहाना नहीं दे रहा। गाइज लाइक माइकल वॉन ये सब भी बहाना नहीं दे रहे, क्योंकि दे वेरी वेल नो कि इंडिया हैव टोटली बेटर देम इस बार। एंड एज फॉर रोहित शर्मा आई थिंक वही है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि बहुत इनएक्सपीरियंस स्क्वाड थी। एंड उससे जब आपको पता है इतनी आप नीचे पोजीशन में हो, इंग्लैंड तो डेफिनेटली हैड द अपर हैंड उस टाइम पे, एंड वहाँ से आप कैसे अल्टीमेटली उस टारगेट पे भी नहीं पहुँचने देते इंग्लैंड को। ही हैड अ वेरी बिग टास्क ऑन हिज हैंड्स। एंड जो डे 3 का फर्स्ट सेशन था विद दिस नैरेटिव, अब हम आते हैं कि कैसे इंडिया ने कम बैक करा, बिकॉज डे 3 से गेम पूरा पलटा है। राइट, डेफिनेटली। पहले सेशन में आते ही पहली बात तो मैं ये कहूंगा, जब रूट बैटिंग कर रहा था, वो भाई साहब ने वो जो रिवर्स स्वीप मारी है, रिवर्स स्कूप मारा है, रिवर्स रैंप मारा है, तुम जो बोलना चाहते हो उसको। पहली बात तो व्हाट अ कैच बाय जायसवाल। ये जायसवाल, गिल, पाटीदार को तो चलो मैं तो देखा नहीं, सरफराज खान इन द स्लिप्स आल्सो। भाई ये ब्रीड जो आ रही है यंगस्टर्स की, लोग स्लिप पे बहुत तगड़ी फील्डिंग कर रहे हैं यार। आई थिंक ये वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स होगा मेरे लिए इस सीरीज का सो फार, जो हमारी स्लिप फील्डिंग रही है। इट हैज बीन इम्पेकेबल। रहाने के बाद हमें बहुत टाइम से ऐसे प्लेयर्स मिल नहीं रहे थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई थिंक रोहित शर्मा के कैचेस स्लिप पे कितने अच्छे हुए इस बार भाई। अभी उसमें भी पकड़ा ना लास्ट इनिंग्स में। हाँ, और कितने तेज रिफ्लेक्सेस वाले कैचेस पकड़ रहे हो। राइट, तो आई थिंक बहुत बढ़िया लगा मुझे वो देखने में। बट रूट का जो शॉट था वो बहुत गुस्सा होके गया उसके बाद। राइट, तुम्हारा क्या कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में? तुमने ट्विटर पे भी 2-3 चीजों को पढ़ा था, सब एक्सप्लेन कर दो एक बार। आई थिंक काफी इस टाइम पे हॉट टॉपिक है ये, स्पेशली इन इंग्लैंड। इंडिया में तो सब खिल्ली उड़ा रहे हैं इस बात की, बट इंग्लैंड में एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट है जो क्रिकेट वाले नहीं जानते होंगे शायद, मतलब वैसे जानते होंगे बट फुटबॉल में ज़्यादा जानते हैं, पियर्स मॉर्गन। सो पियर्स मॉर्गन ने अपेरेंटली बहुत तारीफ करी है रूट की उस बारे में, एंड कहा है कि लेट मी जस्ट पुट इट आउट स्ट्रेट, आई थिंक पियर्स मॉर्गन डजंट नो शिट अबाउट क्रिकेट। हाँ, वो उसके सारे ट्वीट से पता चल जाता है। दैट इज व्हाई उसके मोस्टली ट्वीट्स फुटबॉल रिलेटेड ही होते हैं, क्रिकेट में ज़्यादा फुटबॉल के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। अगर तुम रोनाल्डो को प्रेफर करते हो तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बट एज फॉर क्रिकेट उसने बड़ा ऐसा कहा है कि रूट पे जो लोग रूट पे गुस्सा हो रहे हैं वो बड़े बेवकूफ़ हैं इस टाइम पे। बेसबॉल जो है वो उसने सिंगल हैंडली क्रिकेट को रिवाइव करा है, टेस्ट क्रिकेट को थ्रिलिंग बना दिया है। एंड ऐसे ही शॉट जब वो कंप्लीट हो जाते हैं तो आप बहुत तारीफ करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑर्गेनाइजेशन है, आई डोंट नो, शायद BBC थी, उसने ये चीज़ निकाला था। एंड कुछ शायद लास्ट ईयर उसने सेम शॉट ही खेला था, एंड दे सेड कि दिस वाज द बेस्ट शॉट इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। राइटर, इंग्लिश राइटर को उसने लिखा था, और उसी सेम राइटर ने फिर इस टाइम पे कहा है कि दिस वाज द वर्स्ट शॉट इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री, इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। इंग्लैंड, हाँ राइट। तो आई थिंक ऑब्वियसली वो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, बट व्हाट पियर्स मॉर्गन सेड, आई थिंक दैट वाज
टोटली शिट, कुछ सेंस नहीं बनता उसका। एंड जो माइकल वॉन का ट्वीट था, भाई माइकल वॉन से अग्री करना पड़ गया इस बात पे, बट उसने ये चीज़ कही कि भाई इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता पहली बात तो, एंड हमारे स्किपर को देख लो, स्किपर डजंट बैसबॉल, वो सिचुएशन के हिसाब से खेलता है। भाई स्किपर सबसे बड़ा हिपोक्रेट है। हाँ सेम, बाकी सबसे बैसबॉल करा देगा और खुद एकदम 50 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा। बट आई थिंक कि वो चीज़ उसने एकदम परफेक्टली कॉल आउट करी है कि जब आप इतने बड़े प्लेयर होते हो, यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये नहीं कि बस घुमाना है तो घुमाते ही रहो। एंड आई थिंक मतलब भाई रूट को भी आई डोंट थिंक दैट ही डज नॉट रियलाइज दिस कि दिस इज नॉट हिज स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आई डू थिंक कि उसे पता होगा, क्योंकि इन द पास्ट ही हैज बीन सक्सेसफुल विद अ डिफरेंट टेम्पलेट। इसके साथ ही हैज नॉट बीन दैट सक्सेसफुल इस टाइम तक। तो आई थिंक उससे भी ये चीज़ पता होगी, एंड इट्स जस्ट कि उसे फॉलो करनी पड़ रही है चीज़ बिकॉज द कोच इज सेइंग दैट, एंड बिकॉज बैसबॉल इज द न्यू वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, न्यू ट्रेंड, एंड इंग्लैंड वैसा खेलना चाहती है, इसलिए ही इज हैविंग टू प्ले लाइक दैट। बट आई डू थिंक कि उससे भी इस बात से चढ़न है। बट पॉइंट इज तुमसे लोग कहेंगे फिर कि जो फोर्थ इनिंग्स थी उसमें तो रूट ने ऐसा नहीं खेला। हाँ, तो तब क्यों आउट हो गया, उसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। उसका बेसिक रीजन ये है कि आप शेल में चले गए, फिर एक्सट्रीम्स नेवर वर्क। हाँ, पॉइंट बेसिकली ये। आई थिंक आई एग्री विद दैट कि यार ये शॉट खेलना, पॉइंट पता क्या है मुझे, दिस इज व्हाई आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ बैसबॉल द बैटिंग स्टाइल। अगर तुम ब्रेंडन मैकलम से पूछो ना, उसने हमेशा से कहा बैसबॉल, ये जो आप लोग कहते रहते हो सब बकवास है। बैसबॉल बेसिकली व्हाट बैसबॉल इज, पहली बात तो कहता है बैसबॉल मैं चाहता नहीं बोलना बिकॉज मैं अपने आप को तो क्रेडिट देना चाहता नहीं हूँ, बट व्हाट माई फिलोसफी एज अ कोच इज कि हम लोग फियरलेसली खेलेंगे। अब फियरलेसली खेलने का मतलब, अगर आपको ये लगता है कि मैं स्टोक्स की तरह 50 बॉल डिफेंड करूँ, देन आई विल स्टिल बैक माई सेल्फ कि मैं स्कोर को कॉम्पनसेट कर दूंगा एंड में आके, वो भी फियरलेस ही है कि मैं अभी टाइम ले रहा हूँ एंड आई विल बैक माई एबिलिटीज कि मैं बाद में कॉम्पनसेट कर दूंगा। तो गट्सी मूव है एक तरीके का। तो फियरलेस होने का मतलब सिर्फ अग्रेसिव होना नहीं होता, पर अग्रेसिव होने का मतलब सिर्फ गोइंग ऑल आउट नहीं होता। द्रविड़ के लिए कहा करते थे ना ये चीज़ एक टाइम पे कि जब वो डिफेंड करता था शोएब अख्तर को फ्रंट फुट पे आके और बॉल डेड होकर एकदम नीचे पड़ी हुई मिलती थी, 150 की स्पीड से बॉल आती है, उसको एकदम डेड कर दिया उसने ऐसे करके। वो इतना अग्रेसिव अप्रोच होता था। विराट कोहली कहता है कि जब मैं टेस्ट क्रिकेट खेलता हूँ मैं अग्रेसिव क्रिकेट खेलता हूँ हमेशा। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बॉल लीव नहीं करूंगा, बट लीव करूंगा तो इंटेंट से करूंगा, वो होता है अग्रेसिव क्रिकेट। उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं हर बार बैट चला रहा हूँ हर बॉल पे। आई थिंक ये जितने भी लोग हैं स्पेशली रूट, ये अग्रेसिव क्रिकेट या फिर बैसबॉल क्रिकेट को सेकंड उससे कोरिलेट कर रहे हैं कि इसका मतलब है कि मैं बैट चला रहा हूँ हर चीज पे, एंड दैट डज नॉट प्ले वेल इन टेस्ट क्रिकेट स्पेशली इन इंडिया। भाई तुम कब समझोगे इस बात को? ये बैसबॉल मीडियोकर कंट्रीज के साथ ठीक था। अभी तुम ऑस्ट्रेलिया से भी घर पे सीरीज जीते नहीं हो, टाई कर दी उन्होंने, आशीष रिटेन कर दिया। अभी इंडिया से तुम पिटने वाले हो, अभी 2 टेस्ट मैच और बचे, तैयार रहो। बैसबॉल एक्चुअली में किसी भी क्वालिटी ऑपोजिशन के अगेंस्ट अभी तक नहीं चला है, टेस्ट ही नहीं हुआ इतना। राइट, हाँ। पाकिस्तान को हरा के तुम क्या ही चौड़ रहे थे उनके घर पे जाके, उस पे रोड पे हराकर। तो आई थिंक यहाँ पे तो बहुत बड़ा एक वो एक्सपोजर था। दैट मोमेंट वाज अ बिग एक्सपोजर फॉर बैसबॉल एज पीपल थिंक ऑफ इट, नॉट ब्रेंडन मैकलम हिमसेल्फ, क्योंकि वो कभी नहीं कहेगा कि बैसबॉल का मतलब है कि ये रिवर्स स्कूप मारो इसे, वो कभी नहीं कहता ये। तो आई थिंक मैकलम को तो क्रिटिसाइज करना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। बट दिस फिलोसफी लोग गलत तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। जो रूट ने वहाँ पे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, कोई जरूरत थी नहीं उस शॉट की। आई थिंक इट वॉज वेरी इररिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वहां से जो डाउनफॉल इनका हुआ है, उसके बाद भाई सेशन खत्म होता है, जडेजा को सिर्फ लास्ट ओवर डलवाया गया था उस सेशन में भी, तब तक बिल्कुल यूज ही नहीं कर रहे थे। जो अगला सेशन आता है, सेकंड सेशन आता है डे 3 का, आधे घंटे के अंदर 5 विकेट गिर गए भाई। आधे घंटे के अंदर पूरी टीम ऑल आउट। स्टोक्स ने अपना विकेट फेंक दिया, ठीक है, हार्टली ने अपना विकेट फेंक दिया। अब बैसबॉल कहाँ गया? क्यों नहीं काम कर रहा बैसबॉल? आई थिंक इंग्लैंड ने जिस तरीके से डाउनफॉल दिखाया है अपना सेकंड इनिंग्स में, when they were I think 202 या कुछ पे 2 विकेट थे इनके, फिर 224 पे 2 विकेट थे, फिर 319 पे 10 गिर गए। 95 रन्स के अंदर अगले 8 विकेट गिर गए। राइट, ये मतलब ये कोई एक्सक्यूज है इसका? ऑन अ बैटिंग विकेट ऑन डे 3, जब आपके पास ऑलरेडी इतना अच्छा मोमेंटम है कि आप 224 पे 2 विकेट गिरे हो, फिर आप 95 रन्स में और 8 विकेट गिरा के ऑल आउट हो जाओ। राइट, इस डाउनफॉल का, इस कोलैप्स का क्या एक्सप्लेनेशन है? हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? व्हाट वुड यू से? आई थिंक कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, स्पेशली जब बैसबॉल प्राइमरीली इज अबाउट बैटिंग। उसकी वजह से ही फेमस है वो, बिकॉज ऑफ देयर स्टाइल ऑफ प्ले इन टेस्ट क्रिकेट। एंड जब आपको पिचेस भी आपके फेवर में दी गई हैं, यू हैव 224 पे आप 2 विकेट गिरे हुए हो, तो कंडीशंस भी आपके फेवर में इस टाइम पे। ऐसा नहीं कि आप कुछ अनरियलिस्टिक सिचुएशन में बैटिंग करने आ रहे हो, कोई प्रेशर नहीं आपके पास इस टाइम पे। उस टाइम पे इजीली जब वो सेशन स्टार्ट भी हो रहा था तो इंग्लैंड हैड द अपर हैंड, बहुत इजीली जो भी मोमेंटम था वो इंग्लैंड के फेवर में था।
तो नथिंग वॉज गोइंग अगेंस्ट यू, राइट। तो यू डिड नॉट हैव एनी रीजन, एनी एक्सक्यूज टू प्ले दोज काइंड ऑफ शॉट्स, एंड अल्टीमेटली जैसे भी वो लोग आउट हुए, इस टाइप का जो भी डाउनफॉल इन लोगों ने दिखाया, देयर वाज नो एक्सक्यूज बिहाइंड इट। आई थिंक यहाँ पे डेफिनेटली लोगों को क्रिटिसाइज करना चाहिए अप्रोच को। सिर्फ इंडिया को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं जबकि हम जीत भी रहे हैं? बहुत डबल स्टैंडर्ड्स मुझे लगते हैं। आई थिंक पीपल शुड डेफिनेटली कॉल आउट द फ्लॉज इन दिस फिलोसफी। इट डज नॉट वर्क इन इंडिया। ये हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था, जो हम फियरलेस क्रिकेट कह रहे थे लोग बैठ के। फियरलेस के चक्कर में सेंसलेस थोड़ी हो जाओगे यार। पॉइंट मेरा वो है बोलने का। रिगार्डलेस, इंडिया गेट्स अ गुड लीड, कंफर्टेबल लीड, एंड फिर जायसवाल एंड रोहित शर्मा दोबारा बैटिंग करने के लिए आते हैं थर्ड इनिंग्स में। रोहित शर्मा स्टार्ट्स ऑफ रियली वेल विद जायसवाल बट देन फॉल्स टू वही जो LBW हुआ वो अल्टीमेटली। एज आई सेड, अश्विन हैड फिगर्ड दिस आउट इन द फर्स्ट इनिंग्स एंड वैसे ही आउट हुआ है रोहित शर्मा। अगर आप स्टम्प्स की बॉल को स्वीप मारने जाओगे और वो ज़्यादा ही ओवर पिच्ड हो गई और आपने मिस कर दी वो बॉल, तो पैड पे लगती है, आप हमेशा LBW माने हो जाओगे, राइट। LBW अल्टीमेटली हो जाता है। आई थिंक ओरिजिनली नॉट आउट दिया गया था, इफ आई रिमेंबर इट राइट, एंड DRS से ओवरटर्न हो गया था। ही गेट्स आउट बट जायसवाल वॉज कंटिन्यूइंग। और भाई जायसवाल ने जिस तरीके का एक्सेलरेशन दिखाया था लॉन्ग साइड शुभमन गिल, कुछ ऐसा था कि पहले के 50-60 बॉल पे उसके सिर्फ 30-35 रन थे और फिर अगले के 30-40 बॉल पे कुछ पता नहीं कितने हो गए रन थे उसके, 70 रन हो गए थे कुछ। That allowed a lot of breathing space to शुभमन गिल also. Definitely, I think वो जो पहला दिन था जिस दिन वो लोग सर्वाइव कर गए थे एंड जायसवाल की सेंचुरी देखने को मिली थी हमें, जिसके बाद में उसे बैक स्पैज़म्स हो गए थे। आई थिंक वो शुभमन गिल वॉज प्लेइंग, काफ़ी टाइम मिला था उसे एंड स्ट्राइक रेट भी काफ़ी कम थी, एंड इसलिए ही मिल पाई क्योंकि जायसवाल ऑन द अदर हैंड वॉज एक्सेलरेटिंग लाइक एनीथिंग। पॉइंट ये भी है, अभी मैं गिल की बात करूंगा, बिकॉज जिस तरीके से उसने टैक्टिकल एरर्स को ठीक करा, जो हमने कहा था ना कि ही इज लुकिंग लाइक ही इज टू मच ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉल व्हेन फेसिंग इट, उसकी वजह से स्टम्प्स भी एक्सपोज हो रहे हैं। इसको हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिटेल में ब्रेक डाउन करा इसका। अब वो स्टम्प्स को कवर करके सामने आके बॉल को खेल रहा था एंड ही लुक्ड मच मोर कंफर्टेबल। आई थिंक शुभमन गिल डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट एंड क्वाइट फ्रैंकली, मतलब वो जैसे कि रनआउट हाउस को अभी बात करेंगे, बट इन 2 टेस्ट मैचेस ही ऑल्सो ऑलमोस्ट हैज 200s। तो आफ्टर अ बैड स्टार्ट इन द फर्स्ट गेम, उसके बाद जो उसने कम बैक करा है, आई थिंक अभी तो जायसवाल साइड लाइमलाइट खा जाएगा, बट ही शुड ऑल्सो डिजर्व अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, राइट। रिगार्डलेस, शुभमन गिल एंड जायसवाल बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप खड़ी करते हैं, जहाँ पे बेसबॉल कैसे खेला जाता है उन्होंने दिखा दिया, राइट। हाँ, स्पिनर्स को तो लताड़ रहा था भाई जायसवाल। अल्टीमेटली 100 मारता है एंड उसको बैक स्पैज़म हो जाते हैं, तो ही हैड टू रिटायर एंड पट्टीदार बैटिंग करने के लिए आता है। भाई साहब 0 रन पे आउट होते हैं, विकेट थ्रो कर देता है। उसके बारे में क्या कहना चाहते हो, बिकॉज अब 4 इनिंग हो गई हैं और चारों में आई थिंक 3 इनिंग में तो उसके शायद 10 रन भी नहीं है। पहले इनिंग में अच्छे खेला, राइट। वुड यू स्टिल से कि अभी यंग है और अभी डेब्यूटेंट है तो इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, 2 टेस्ट मैच हुए हैं, या फिर नाउ यू विल स्टार्ट कॉलिंग हिम आउट? आई थिंक एक्चुअली में तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अगेन उसका सेकंड टेस्ट मैच था ये, बट द पॉइंट इज कि अगर आपको इंडियन टीम में आना है, यू हैव टू मेक योर पोजिशन फिक्स्ड, तो आपको इतने ही चांसेस मिलते हैं एक्चुअली में। इट इज़ अ सैड रियलिटी, बट सबको इतने ही चांसेस मिलते हैं एंड अगर आप उसमें अपना मार्क नहीं बना पाते हो, देन आपके पास कोई ऐसी बोलने की गुंजाइश नहीं रहेगी कि भाई मेरे को चांस नहीं मिला प्रॉपर। तो हाँ, आपको एक्चुअली में तो इतना ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि अगेन इट इज़ जस्ट योर सेकंड टेस्ट मैच, बट आपको इतना ही टाइम मिलता है किसी भी यंग प्लेयर को टीम में आने के लिए। मैं यही चीज़ कहूँगा, आई थिंक दिस इज द लास्ट टेस्ट मैच वेयर ही विल बी ट्रीटेड एज अ डेब्यूटेंट, ऐसे कट सम स्लैक। अगले टेस्ट मैच अगर ये होता है, फिर उसको एज अ डेब्यूटेंट या फिर एज अ न्यू भी ट्रीट नहीं करा जाएगा क्योंकि 4 इनिंग हो चुकी है। अगले टेस्ट मैच में मैं कहूँ 100 भी मत मारो, एटलीस्ट 50 इज कंपल्सरी, वरना 3 टेस्ट मैच में अगर आपके 20-30 रन भी नहीं बन पा रहे हैं, 6 इनिंग हो जाएंगी, तो बहुत ईजी है आपको रिप्लेस करना, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कंपटीशन नहीं होता एंड अभी तो विराट कोहली, KL राहुल वगैरह फिट होंगे तो वैसे ही बाहर हो जाओगे। फिर बात ये होगी कि स्क्वाड में कौन रहेगा, ये या फिर सरफराज खान, एंड सरफराज खान के ऑलरेडी 250s हैं, राइट। सो आई थिंक वहाँ पे वो कंपटीशन में थोड़ा पीछे हो जाएगा। ही हैज़ टू बकल अप बिकॉज विकेट थ्रो करना इज नॉट सेंसिबल। अगर ऐसा होता कि बहुत अच्छी बॉल पे आउट हो गया तो हम फिर भी कहते क्या ही बोले, बट विकेट थ्रो कर रहे हो तो आपकी गलती है यहाँ पे। फिर कुलदीप यादव अगेन एज अ नाइट वॉचमैन आता है एंड गिल एंड कुलदीप यादव सर्वाइव डे 3 एंड डे 4 पे फिर हम चलते हैं। भाई स्टार्टिंग में मैं देख रहा था, मैं सो के उठा था, गिल और कुलदीप यादव इतना कंफर्टेबल लग रहे थे एंड इन लोगों ने कुछ 50-60 रन की पार्टनरशिप भी कर दी थी भाई। कुलदीप यादव को देख के तो मैं बहुत सरप्राइज था, जितनी आराम से वो खेल पा रहा था, आराम से डिफेंड कर रहा, फिर कूद छक्के भी मार रहा था। उसका पहला इंटरनेशनल छक्का था वो, मतलब बड़ा बढ़िया बैटिंग करी उसने यार। अगर इसको थोड़ी बैटिंग अच्छी करा दो
तो मतलब अक्षर पटेल विल बी इन अ लॉट ऑफ जेपर्डी। अपेरेंटली कुछ ऐसा स्टार्ट है कि आई रेड दिस ट्वीट कि उत्तर प्रदेश की टीम की तरफ से इन 2017 शायद उस टीम का वो हाईएस्ट विकेट टेकर भी था और हाईएस्ट रन स्कोरर भी था। अच्छा, तो अपेरेंटली ही इज नॉट दैट बैड इन बैटिंग। ये सबको पता है, ही इज नॉट दैट बैड, बट अभी तक ये था कि ही कैन स्टिक टू द विकेट, जिसकी वजह से उसको नाइट वॉचमैन की तरह भेजा जाता है। राइट, बट कैन ही स्कोर रन्स ऑल्सो, क्योंकि सिर्फ विकेट पर टिकना जरूरी नहीं होता, स्ट्राइक रोटेट करनी तो आनी चाहिए। तो उसने इस इनिंग में वो चीज करके दिखाई थोड़ी बहुत। तो आई थिंक दैट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज, एंड इट वाज एट दैट पॉइंट इन माय ओपिनियन जब उनकी 50 की पार्टनरशिप हो गई थी ना, आई थिंक इंग्लैंड ने वहां से हार मारनी शुरू कर दी थी। देन इट वाज अबाउट वेटिंग फॉर द डिक्लेरेशन। तब ये नहीं था कि अब हम खुद विकेट निकाल के इनको ऑल आउट कर दें। तब वो बेसबॉल वाला फियरलेस अप्रोच खत्म हो चुका था। राइट, एंड मैं बहुत ऐसे टॉन्ट्स दूंगा थ्रू आउट द पॉडकास्ट बिकॉज आई थिंक दे डिजर्व इट। वहां से दे वर बेगिंग फॉर मर्सी, बट फिर कुलदीप यादव ने कहा चलो भाई दे देता हूँ मर्सी थोड़ी सी, एंड शुभमन गिल रन आउट हो गया। किसकी गलती थी, क्या हुआ एग्जैक्टली, एक्सप्लेन कर दो। आई थिंक अगेन कुलदीप यादव ने शॉट लिया था एंड वो आगे की तरफ ही मारा था, बेसिकली गिल की आगे मतलब सीधे की तरफ मारा था, एंड इट वाज ऑब्वियसली कुलदीप यादव की कॉल थी, एंड कॉल करी एंड वो भाग गया। अगेन आई थिंक कि अगर वो पहली कॉल पे भाग जाते दोनों तो रन कंप्लीट हो जाता बहुत आराम से, क्योंकि कुलदीप यादव ने ऑब्वियसली कॉल करी थी। गिल आगे भागा, फिर कुलदीप यादव ने मना कर दिया, एंड बाय द टाइम वो आगे आके उससे पूरी डाइव भी करी थी, तो वो डायरेक्टली आउट हो गया। स्टोक्स ने आगे आई थिंक फिर से स्टोक्स ने इस बार हिट करा था स्टम्प्स को, बहुत सैड था। उसके बाद वो ऐसे बैट पकड़ के बैठ गया था थोड़ी देर तक, एंड 91 पे आउट होता है, एंड लोग इसको उससे कंपेयर कर रहे हैं, सम 91s आर जैसे गाबा में उसने मारी थी ना, 91 ही मारी थी उसने। मुझे गौतम गंभीर का आ गया भाई। अच्छा, उसका आई डोंट नो 91 था क्या था, बट उसका 96 था, 96 या 97 था। धोनी का 91 नॉट आउट। हाँ, बट आई स्टिल थिंक यार काफी अच्छा खेला उसने, एंड वेरी अनफॉर्चुनेट कि 100 कंप्लीट नहीं कर पाया। ऑल्दो आई स्टिल थिंक कि कुलदीप यादव अपना विकेट सैक्रिफाइस कर सकता था वहां पे, मैं वही कहूंगा, क्योंकि ही वाज अ नाइट वॉचमैन एंड गिल वाज अ सेट बैट्समैन एंड ही इज ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड टू स्कोर मोर रन्स। पहली बात तो ये, आई थिंक गिल डिजर्व्ड 100 क्लियरली, ही बैटेड रियली वेल, तो क्रेडिट टू गिल फॉर दैट। आई थिंक अब कुछ टाइम के लिए तो उसने अपने क्रिटिक्स को शट कर दिया एंड कर देना चाहिए। अब चुप हो जाओ भाई, ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज उसके 2 मैच में, नाउ यू शुड नॉट बी पुटिंग अ फिंगर ऑन दैट गाय, लेट हिम ब्रीथ। कमिंग टू दैट रन आउट, आई थिंक यहाँ पे 90% या 80% गलती कुलदीप की थी, बट 10-20% गलती गिल की भी थी। ओके, हमने ये चीज रोहित शर्मा ने जब वो रन आउट हुआ था अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तब भी शुभमन गिल था, तब भी हमने उसको बेट डाउन करा था। कैसे, जब स्ट्राइकर जो है शॉट फ्रंट ऑफ स्क्वायर मार रहा होता है, फ्रंट ऑफ स्क्वायर मतलब स्क्वायर लेग और पॉइंट के आगे कहीं भी, मेरी आंखों के सामने मैंने शॉट मारा है, तो कॉल हमेशा मेरी होगी, बिकॉज मैं जिस एंड पे भाग रहा हूँ वो उस डेंजर एंड मेरा होगा, तो मेरी कॉल होगी हमेशा। तो अगर मैं कॉल कर रहा हूँ तो भागो, और नहीं कर रहा हूँ तो ना भागो। अगर मैं विकेट के पीछे रन मार रहा हूँ, जैसे कि मैं फ्लिक कर दिया, पीछे ग्लांस कर दिया, लेट कट मार दिया, तो फिर नॉन स्ट्राइकर की कॉल होगी, बिकॉज उसको दिख रहा है पीछे क्या चल रहा है, और उसका डेंजर एंड है इस साइड पे। यहाँ पे कुलदीप यादव ने सामने शॉट मारा, स्टेप आउट करके आप जब भी शॉट मारते हो तो रन भागना ईजी होता है, बिकॉज अब ऑलरेडी स्टेप आउट करके 2-3 कदम आगे आ चुके, राइट, तो डिस्टेंस आपने कम कर दिया। ही डिड नॉट कॉल, यू सेड ही कॉल्ड, ही डिड नॉट कॉल। ओके, वो मार के बॉल को देखते देखते चलने लग गया था। पहली गलती कुलदीप यादव की वहां पे। सेकंड गलती जो गिल की थी, एक होता ना कि आप अपने स्ट्राइकर को देख के अगर वो कॉल करता तो भागते हो, मना करता तो नहीं भागते हो। गिल की गलती पता क्या थी, वो स्ट्राइकर को देख ही नहीं रहा था, बॉल वॉच कर रहा था, वो बॉल को देखते देखते आगे भाग रहा था। एंड फिर जब उसने देखा सामने पलट के, तो कुलदीप यादव थोड़ा ऐसे हताशे में था, फिर उसने मना ही कर दिया। तो फिर गिल एकदम से, तुम देखो गिल एकदम से तुरंत भागा नहीं था, झटके में पहले रुका था, फिर भागना शुरू हुआ था पीछे। राइट, वो क्यों हुआ, बिकॉज ही वॉज नॉट लुकिंग एट कुलदीप यादव फ्रॉम द बिगिनिंग। वो पहले पीछे बॉल को देख रहा था, फिर सामने देखा, तो कुलदीप यादव थोड़ा ऐसे होता ना कि फुल हार्टेडली नहीं भाग रहा था, एंड देन ही सेड नो, तो उसने वो झटकाया और फिर पीछे बैठ के भागना शुरू करा उसने। गिल की गलती ये थी, अगर वो पहले से ही कुलदीप यादव को देख रहा होता तो ही वुड हैव अंडरस्टूड कि ये जो भाग रहा है वो कमिटेड होके नहीं भाग रहा है, वो वेट कर रहा है बॉल को क्लियर होने का, तो शायद वो रन ही ना लेता स्टार्टिंग से। बट आइडियली स्टिल कुलदीप यादव को कॉल करनी चाहिए थी। तो मेजरली फॉल्ट कुलदीप यादव का था, बट 10-20% फॉल्ट गिल का भी था यहाँ पे। एंड इट इज सैड, क्योंकि अभी 2 कंसेक्यूटिव हमें बार इनिंग्स में दिख गया ये चीज कि हमारे 2 बैट्समैन ऐसे ही रन आउट हुए हैं, राइट, मिसकम्युनिकेशन की वजह से, राइट। तो आई थिंक थोड़ा सा अजीब तो लगा वो देख के, एंड दे शुड बी वर्किंग ऑन दिस। बट मैं एक चीज यहाँ पे अब कैप्टनसी की कॉल आउट करना चाहता हूँ स्टोक्स की। पहली बात तो जब कुलदीप यादव दिन के स्टार्टिंग में बैटिंग करने के लिए आया, फील्ड सेटअप इतनी नेगेटिव क्यों थी? ओके, सिर्फ रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज क्यों करते हो भाई? मुझे क्यों नहीं दिखा शॉर्ट लेग, सिली पॉइंट, 2 स्लिप, 1 लेग स्लिप, क्यों नहीं दिख रहा था मुझे? जबकि एक नाइट वॉचमैन बैटिंग कर रहा था। एग्जैक्टली, ऐसा भी नहीं क्योंकि मेन बैट्समैन है, पूरा गेम खोल के दे दिया भाई उसको, राइट, सेट होने का मौका दे दिया। और फिर एक बहुत क्लियर नॉट आउट था जब उसका इनसाइड एज लगा था पैड पे, और एलबीडब्ल्यू का नॉट आउट था। पीछे से
बेन फोक्स कीपर था, वो मना कर रहा है कि आई थिंक एज है, वुड मना कर रहा है कि आई थिंक एज है, स्टोक्स ने DRS ले दिया क्योंकि भाई हम बैस बॉल है, हम फेयरलेस लेते हैं, हम चांस लेते हैं। अबे ये क्या बेवकूफ़ी है। उसकी वजह से उनका लास्ट DRS था वो कैंसिल हो गया। हाँ। और फिर कुलदीप यादव अगली 2-3 ओवर में LBW एक्चुअली में था और उन्होंने लिया नहीं पाया। हाँ राइट। क्या फायदा ये बैस बॉल के नाम पे ये सब हरकतें करने का। ना तुमने फील्ड सेटअप सही से करी, बैटिंग में तुम फंस गए, और यहाँ पे जो DRS बात पे तुम लिए जा रहे हो फालतू में कि मेरा बैस बॉल सिर्फ बैटिंग और फील्डिंग तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मैं तो मेरी अप्रोच और मेंटालिटी पे भी रिफ्लेक्ट करता हूँ। दिस इज अ डम्ब मूव। आई डोंट गेट व्हाई पीपल आर नॉट सिंगलिंग आउट दीज फॉल्ट्स एंड कॉलिंग हिम आउट। राइट, बहुत गलती थी उसकी। रिगार्डलेस कुलदीप यादव कुछ टाइम बाद आउट हो ही जाता है, जायसवाल दोबारा बैटिंग करने के लिए आता है, जायसवाल एंड सरफराज खान यहाँ पे बैटिंग कर रहे होते हैं, फिर वो आउट ही नहीं होते भाई। लंबी बैटिंग करते रहते हैं, सरफराज खान 60-70 रन मार देता है, 68 मारता है। राइट, एंड जायसवाल 200 भाई। 2 टेस्ट मैच में 2 डबल सेंचुरीज। उसका कुछ 60 टेस्ट मैच खेले हैं, उसके अंदर उसकी 3 सेंचुरी हैं, 2 डबल 100 है एंड 2 50s हैं, एक 150 है। भाई साहब कुछ ज्यादा ही अच्छा रिकॉर्ड है इस टाइम पे जायसवाल का। एंड जैसे कि उसने बैसबॉल को टैकल करा है विद एक्चुअल बैसबॉल, आई थिंक वो देख के काफी अच्छा लग रहा है। एंड ही इज ऑब्वियसली गेटिंग प्रेज फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, सब लोग इस टाइम पे उसको प्रेस कर रहे हैं, प्रोक्लेमिंग हिम एज द नेक्स्ट वीरेंद्र सहवाग। राइट, उसके बारे में चलो वो अलग बात है, बट भाई बहुत ही अच्छी बैटिंग करी है इस बार उसने, तो आई थिंक ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट ऑब्वियसली। मतलब मैं तो यही कहूंगा कि he has done his job already for the series। हाँ, अगर आप सीरीज के स्टार्टिंग में कहते हैं कि किसी ओपनर के 2 डबल सेंचुरी आने वाली है, फॉरगेट सेंचुरीज, 2 डबल सेंचुरी 5 टेस्ट मैच में, तो वो ओपनर कहता हाँ भाई पक्का मेरे को दे दो, मैं तो खुशी खुशी ले लूंगा। तो आई थिंक ही हैज सील्ड हिज स्पॉट फॉर श्योर। एंड वो जितने भी डाउटर्स थे सब चुप हो गए होंगे साउथ अफ्रीका के टाइम पे जो डाउट कर रहे थे। ही हैड अ ग्रेट डिस्प्ले इन माई ओपिनियन, बिकॉज जिस तरीके से उसने डोमिनेट कर रहा है, इट वाज नॉट अ जोक। आप एंडरसन को 3 लगातार छक्के मार रहे हो, वो गुस्सा हो गया था उसके बाद एंडरसन। भाई मजाक नहीं है। वो 22 साल का है। उसने एंडरसन को 3 छक्के लगातार मार दिए। 3 छक्के लगातार, ये भी नहीं कि गैप में मारे। इट इज अ बिग डील। इतना बिग डील थी कि एंडरसन को कीपर आगे बुलाना पड़ गया था, राइट, स्पिनर की तरह। तो धागा खोल दिया भाई उसने, जैसा कहते हैं। एंड सरफराज खान वंस अगेन एज यू सेड फॉर द फर्स्ट इनिंग्स स्पॉटिंग द गैप्स, और वहां पे एरियल शॉट्स खेल रहा है। बाद में आगे तो दोनों ने एफर्टलेसली छक्के मारे स्पिनर्स। हाँ, बाद एंड में जैसे उसने 50 क्लियर करा एंड जैसे उसने 200 क्लियर करा, उसके बाद तो पागलों की तरह मारा। अगले जो 15-20 रन दोनों ने मारे हैं वो क्रेजी। एग्जैक्टली। एंड वो एक फनी मोमेंट था जब उसने 200 मार दी थी एंड एवरीवन थॉट कि अब डिक्लेयर कर देंगे। वो ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था, ड्रिंक्स ब्रेक। और उसके बाद ऐसा हो रहा था कि वो वापस आ रहे थे। नहीं, वो इंग्लैंड के 2-3 प्लेयर ऊपर चढ़ गए थे सीढ़ी। अच्छा, चढ़ गए थे वो लोग। और फिर रोहित शर्मा कह रहा है क्या है ये भाई, जाके रोहित शर्मा जूते पहन रहा था, उसके हाथ में जूते थे, तो उसने ऐसे करा, फिर वापस आया, फिर एक बार उनसे डलवाया, फिर वापस बुला लिया। बहुत फनी था, चालू हरकत है पूरी, बट बढ़िया था, बहुत मजा आया देख के। इसी के चलते हुए 556 की लीड हो चुकी थी। इट वाज काइंड ऑफ, मतलब आई काइंड ऑफ फेल्ट उस टाइम पे कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम लोग ने डिक्लेरेशन थोड़ा लेट कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 सेशन हो चुके थे एंड 4.5 सेशन बचे थे गेम खत्म होने में, 1.5 days। मुझे लगा था क्या इतने दिन काफी होंगे आउट करने के लिए। आई थिंक थोड़ा सा एक टाइम पे जितने रन थे ना, आई थिंक रोहित शर्मा वाज आल्सो काइंड ऑफ प्लेइंग सेफ, क्योंकि उसे भी पता है कि चलो आई नो बहुत ज्यादा लीड है, बट ही स्टिल डिड नॉट वांट टू टेक एनी चांसेस, क्योंकि ही इज द फर्स्ट कैप्टन जिसने बेसबॉल के अगेंस्ट डिक्लेयर करी इनिंग्स। तो ही इज द फर्स्ट एवर कैप्टन। तो आई थिंक थोड़ा सा तो चांस लेना था उसे, एंड जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड ही एंश्योर्ड कि ही मेड श्योर कि एक बहुत ही अनइमेजिनेबल सॉर्ट ऑफ लीड ले लिया, एंड इसको ये लोग नहीं कर पाएंगे। आई थिंक इसके पीछे एक और रीजन है। आई थिंक ही वांटेड टू ह्यूमिलिएट बेसबॉल मेंटली, इन द सेंस कि जो तुम अग्रेसिव अप्रोच लेके कहते हो कि जैसे लास्ट टेस्ट मैच में कहा था कि मैं 60-70 ओवर्स में गेम खत्म कर दूंगा, एंडरसन ने कहा था, द टारगेट इज नाउ सो इम्प्रैक्टिकल। 550 रन 4th इनिंग्स में चेस करना कभी नहीं होता, स्पेशली इन इंडिया। The target is so impractical, you will have to go against your philosophy now. This is the ultimate humiliation of a philosophy. कि तुम्हें अपनी philosophy को ditch करना पड़ रहा है. And I think ये master stroke था जो कि मैंने भी नहीं conceive किया था, because this is exactly what happened. इसका proof बताता हूँ सबको. 4th inning शुरू होती है, they were playing like dead. 9 ओवर में कुछ 15-20 रन थे इनके सिर्फ, और 2-3 विकेट गिर चुके थे. स्टार्टिंग के 2-3 ओवर मेडन गए थे एकदम ही. डकेट तो रन आउट ही हो गए भाई साहब. बुमराह पता पूछता है उस समय में कैच हो गई थी, वो वॉइस कैच हो गई थी. रोहित शर्मा किससे पूछते लोग मार के क्यों नहीं खेल रहे भाई, क्या हो गया? ओके, तो इसका क्या मतलब है? व्हाट रोहित शर्मा वाज परसीविंग दैट इज एग्जैक्टली व्हाट प्लेड आउट, कि
इनको रियलाइज हुआ कि अब हम जीत तो सकते ही नहीं चाहे हम बैस बॉल भी खेल लें, तो अब हम ड्रॉ के लिए खेलेंगे। इससे बड़ा कोई ह्यूमिलिएशन नहीं है इंग्लैंड का इस टाइम पे, राइट, कि जो टीम कहती है कि हम जीतने के लिए जा रहे हैं उनको ड्रॉ के लिए खेलना पड़ रहा है। नोबडी कैन लुक मी इन द आई एंड टेल मी कि ये लोग जीतने के लिए खेल रहे थे जिस तरीके से इनका इंटेंट था। दे वर ट्राइंग टू कट ऑफ टाइम। राइट, रूट को अब आते हैं, रूट की बात करते हैं। थर्ड सेशन शुरू होता है, आई थिंक 3 ही विकेट गिरे थे, 2-3 विकेट ही गिरे थे। उसके बाद से जडेजा जो है पोप, रूट और आई थिंक बेस्टो तीनों को आउट कर देता है, झटके में आउट कर देता है तुरंत। राइट, एंड बेस्टो एंड पोप को तो चलो हम बात करते रहेंगे, बट रूट जिस तरीके से आउट हुआ है, 40 बॉल्स खेली उसने, उसे सिर्फ 7 रन बनाए। एक्सट्रीम्स डोंट वर्क। हर बॉल पर रिवर्स स्कूप मारना जो कि उसने पहले इनिंग में करा, दैट विल नॉट वर्क। बट ये डेड गेम खेलना, दैट विल ऑल्सो नॉट वर्क। दिस इज नॉट यू। सब पुजारा द्रविड़ नहीं होते। आई थिंक ये एक टिपिकल वो नेल इन द कॉफिन था कि इन्होंने बैस बॉल की फिलोसफी डिच कर दी भाई, जो अग्रेसिव क्रिकेट था। अब इनके इतने लाले पड़ गए थे कि इनको ड्रॉ करने के लिए खेलना पड़ रहा था। एंड एक्सट्रीम्स तो है, एंड दैट टू अगर एक्सट्रीम्स आप हर मैच में चेंज कर रहे हो, हर इनिंग्स में चेंज कर रहे हो। अगर आप एक इनिंग्स में आके ऐसे खेल रहे हो जैसे भाई देयर इज नो टुमारो, उसके बाद अगले दिन आके कर रहे हो कि भाई हमें तो ड्रॉ करना है मैच, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। तो आई थिंक रूट वहीं पे फंस गया एकदम। एंड एक वंस अगेन क्रेडिट टू अश्विन, बिकॉज जैसे ही टी शुरू होता है, हाँ, अश्विन थर्ड सेशन अश्विन भी आ जाता है फील्ड पे, तो नॉट जस्ट कमिंग बैक एज सून एज पॉसिबल बट टेकिंग द फील्ड ऑल्सो टू सपोर्ट द टीम। आई थिंक दैट मैन ऑल्सो डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट देयर। काफी कमिटमेंट दिखाई अश्विन ने वहाँ पर, बट उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी इतनी ज़्यादा, बिकॉज उसके बाद कुलदीप यादव भी विकेट निकाल देता है 1-2, जडेजा फोक्स को आउट कर देता है जब फोक्स की पार्टनरशिप बननी शुरू हुई थी हार्टली के साथ। एंड वहाँ पे मैं ध्रुव जुरेल को क्रेडिट दूंगा। आई थिंक ध्रुव जुरेल विद द विकेट कीपिंग स्किल ऑल्सो, 4th इनिंग में स्पेशली ही वाज ग्रेट। जो उसने रन आउट करा वो भी बहुत ज़्यादा तगड़ा था पहले, जो बेंडकर को आउट किया। राइट, आई थिंक ध्रुव जुरेल ने बैटिंग में तो करके दिखाया ही था, बट विकेट कीपिंग में भी ही वाज टिकिंग ऑल द चेक बॉक्सेस, जो कि विच मीन्स आई थिंक अब भरत अब नहीं खेलने वाला है इस सीरीज में। वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक नेक्स्ट मैच में तो जुरेल खेलेगा ही खेलेगा। देन अश्विन एक विकेट लेता है। आई थिंक वो जडेजा लास्ट में दोबारा आउट कर देता है वुड को, जो कि थोड़ा सा काउंटर अटैक करता कर रहा था। राइट, एक चीज मैं कहूंगा, आई थिंक जब 50-7 हो गई थी तो आखिरी 3 विकेट के लिए आपको 75 रन और खाने हाँ, वो मैं थोड़ा कहूंगा इंडिया को। सेम आई थिंक भाई टेल एंडर से थोड़ा खा गए, रुक के टेल एंडर भी पर्टिकुलरली वुड, हाँ वुड स्पेशली। राइट, बट ऑल इन ऑल हम लोग 436 कुछ रन से जीतते हैं, if I'm not wrong। 434 रन, 434। दिस इज द बिगेस्ट 4th innings win for India in the history of test matches। Right. कई लोग कह रहे हैं दिस इज द बिगेस्ट विन इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया। मैं डिसएग्री करता हूँ, बिकॉज उसका लॉजिक नहीं है। अगर तुम इनिंग्स डिफीट से जीत रहे हो तो आपके पास पूरी एक इनिंग्स बची हुई है और प्लस जो रन से आप जीते हो, तो दैट विल ऑब्वियसली बी बिगर। 4th innings का बिगेस्ट मार्जिन से आप जीते हो हमेशा, वो बाकायदे में मान जाऊंगा बात को। A historic win for sure। Last thoughts क्या रहेंगे? What were the biggest positives for you? क्या तुम्हें अच्छा लगा? Before that एक चीज जो बाद में बोलूंगा बेन स्टोक्स के बारे में, उसने कुछ ऐसा कहा, umpires call personally should just get rid of it। If it's hitting the stumps, it's hitting the stumps and then it's a level playing field। इसके बारे में मैंने ट्वीट भी करा था कि why they can't just stop crying for once। इसको बहुत डिटेल में एक वीडियो थी नासिर हुसैन की, आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू गाइस टू चेक इट। हमने पॉडकास्ट में ब्रेकडाउन किया था। राइट, एंड उसमें बहुत स्पेसिफिकली बताया था कि क्या एग्जैक्टली अंपायर्स का रूल होता है। एंड ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, आई थिंक ये चीज तो, ये टर्म कहाँ से आ गई इसके अंदर, क्योंकि लेवल फील्डिंग ईदर वे है। अगर अंपायर्स को हमारे अगेंस्ट भी जा सकती है, तुम्हारे अगेंस्ट भी जा सकते हैं, तो इट इज ईदर वे लेवल। हमारे भी आउट हुए हैं, हाँ। तो ये चीज कहना एंड स्पेशली हारने के बाद ये चीज मेंशन करना, इट इज ऑब्वियसली यू आर लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस एंड फिर आपको ऑब्वियसली गालियां पड़ेंगी। तो आई थिंक भाई ये इंग्लैंड से ये चीज हटा सकते ही नहीं, इन्हें कुछ ना कुछ तो ये चीज बोलनी होती है। एंड दैट इज what makes me so angry at them at times, and that is why I'm very happy कि ये चीज इतनी अच्छी तरीके से ह्यूमिलेट किया गया इस बार इनको। I think this is the ultimate humiliation। हाँ। बैस बॉल इतना गंदा ह्यूमिलेट कभी नहीं हुआ, and I hope इससे बुरा ह्यूमिलेट हुआ भी अगले 2 टेस्ट मैचेस में। राइट। To sum up, any positives and what are you looking forward to in the next game? I think specifically एक पॉजिटिव मेरा ये होगा कि हमने जिस तरीके से कमबैक करा इन द एब्सेंस ऑफ अश्विन, जब सिराज ने टेक ओवर करा। पर्सनली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि सिराज 4 विकेट लिए थे भाई, तो उसने काफी अच्छा टेक ओवर करके दिखाया। कुलदीप यादव ऑल्सो शोड क्वाइट स्ट्रेंथ, जब उसने पहली इनिंग्स में काफी मार खाया था, सेकंड में आके फिर उसने भी कमबैक करा। आई थिंक स्पेसिफिकली जो हमने कमबैक करा, एंड ऑब्वियसली गाइज लाइक सरफराज खान ऑब्वियसली एंड गिल की भी अच्छी देखने को मिली, बट स्पेसिफिकली इट इज गोइंग टू बी जायसवाल, जिसने काफी अच्छे रन्स मारे, डबल सेंचुरी मार दी। यू कैन ऑल्सो से रोहित शर्मा के बारे में आई थिंक बहुत पॉजिटिव्स हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट हर बंदे ने इंडिविजुअल लेवल पे भी परफॉर्म करके दिया एटलीस्ट इन 1 innings। चाहे वो बॉलर्स की बात करें, चाहे वो बैट्समैन की बात करें, सबने एक बार तो परफॉर्म करके दिया ही है। बट सबसे बड़ा पॉजिटिव वुड बी द कमबैक मेंटालिटी।
जो डे 3 से आपने जो कमबैक करना शुरू करा है, इट इज नॉट अ जोक भाई. मैं फिर से कहूंगा, आई थिंक दिस टेस्ट विन इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ. बहुत एंटरटेनिंग था, बहुत एंटरटेनिंग, बहुत मुश्किल विक्ट्री थी भाई. जो हमारी स्क्वाड थी, एक बंदा बीच में छोड़ के जाना पड़ रहा है उसको. आपके लेजेंड्स है नहीं स्क्वाड के अंदर, बच्चों को खिला रहे हो आप, और फिर भी आपने इस तरीके से हराया बेसबॉल को. अच्छा, सम पीपल आर कंपेयरिंग कि ये जो विक्ट्री थी इट इज द इक्वल टू व्हाट वी वन एट गाबा. वो मुझे नहीं पता, बिकॉज दैट वाज स्टिल अवे फ्रॉम होम, तो उसमें हमेशा वो टैग तो रहेगा. बट द पॉइंट इज कि ये जो स्क्वाड थी वो उसके अलावा उसके मुकाबले में कुछ नहीं था. हाँ, क्योंकि बहुत ही इनएक्सपीरियंस स्क्वाड थी. और इंग्लैंड इज ऑन ऑल टाइम हाई. राइट. तो मतलब दैट कुड बी वेरी वेल ट्रू, बट मैं अभी इस पर कमेंट नहीं करूंगा. बट आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विन्स फॉर श्योर. आई थिंक दिस विक्ट्री शुड बी सेलिब्रेटेड अ लॉट. बट ऑन दैट नोट, क्रिकेट की बातें बस करेंगे, हम फुटबॉल पे चलेंगे. हमें 4 मैच डिस्कस करने हैं. पहला मैच कौन सा डिस्कस करने वाले हैं भाई? स्टार्ट हम लोग मैड्रिड के मैच से करेंगे. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत बड़ा मैच था नहीं, सॉर्ट ऑफ इररिलेवेंट मैच था. बट हम लोग इररिलेवेंट मैचेस में ही पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं. इररिलेवेंट तुम्हारे लिए वैसे भी नहीं था, बिकॉज जिरोना तो आसपास है ही ना. मतलब 6 या 4 पॉइंट पीछे थी, तो आई थिंक बहुत ज्यादा कुछ नहीं था. आई थिंक इस टाइम पे तो 2 हो गया ना, बहुत सेफ हूँ. नहीं, आई थिंक इस टाइम पे भी 2 नहीं हुआ. इस टाइम पे मैड्रिड एक मैच ज्यादा के साथ 4 पॉइंट आ गए. हाँ राइट, 4 पॉइंट आ गए. हाँ नहीं, 4 नहीं 6 पॉइंट आ गए भाई. हम लोग 6 पॉइंट आ गए इस टाइम पे, तो 3 पॉइंट आगे हो गए और जिरोना जीत भी जाएगी. 3 ही पॉइंट है भाई. मतलब पता है, मतलब एक्चुअली मैं बहुत डर है नहीं मेरे में भी. आई थिंक मैं बहुत कंफर्टेबल इस टाइम पे कहने में कि हम लोग लीग जीत जाएंगे. बट टॉकिंग अबाउट द मैच, रायो वैलेकानो 15th प्लेस टीम है ये. एंड इन रियलिटी इन द मैच इनकी फॉर्मेशन 4-4-2 थी, तो सॉर्ट ऑफ डिफेंसिव थी. एंड मैड्रिड 4-1-2-1-2 के साथ गई थी. लूनन वॉज ऑब्वियसली स्टार्टिंग. गार्सिया, नाचो, चुआमेनी एंड वास्कोस की हमारी बैकलाइन थी. विच मीन्स हमने यहाँ पे कार्वाहल को रेस्ट दे रखा था, इसलिए एंड मेंडी को भी रेस्ट दे रखा था, इसलिए हमने गार्सिया खिलाया था एंड वास्कस खिलाया था. सो मुझे कुछ प्रॉब्लम थी नहीं इससे, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बहुत आराम से मैच हम लोग जीत जाएंगे. ऑल्दो वैसा हुआ नहीं, बट आई थिंक स्टिल कुछ गलत नहीं था इसमें. कामाविंगा वॉज द CDM एंड मॉडिच वाल्वर्दे खेल रहे थे, विच मीन्स क्रूज को अगेन रेस्ट कराया गया. आई थिंक दैट वॉज ऑल्सो द राइट कॉल, क्योंकि क्रूज काफी टाइम से मैचेस स्टार्ट कर रहा है एंड मॉडिच को भी कुछ ना कुछ मिनट्स तो देना ही देना है. राइट. ब्राहिम डियाज वो स्टार्टिंग, क्योंकि बेलिंगम इंजर्ड है इस टाइम पे, एंड विनीशियस एंड होजेलू और स्टार्टिंग, विच मीन्स रॉड्रिगो को फिर से रेस्ट कराया गया. आई थिंक वो भी बनता ही है, विनीशियस इंजरी के बाद से आया तो उसको रेस्ट चाहिए नहीं. रॉड्रिगो स्टार्ट कर रहा है काफी टाइम से, तो इट मेड ऑल द सेंस कि उससे आप रेस्ट करा दो. टॉकिंग अबाउट द मैच, इन द स्टार्टिंग 3 मिनट्स हमारा एक गोल आ जाता है होजेलू की तरफ से. एंड आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड काउंटर अटैक. जो प्रॉपर हमें काउंटर अटैक्स देखने को मिलते रियल मैड्रिड से, अपने बॉक्स से लेके हमने दूसरे में जाके गोल भी मार दिया 3 पासेस के अंदर. अच्छा. हाँ, एंड मतलब बेसिकली ब्राहिम डियाज ने वाल्वर्दे को विंग्स पे निकाल दिया, वाल्वर्दे ने बॉल क्रॉस डाल दिया एंड होजेलू को बहुत इजी टैप एंड सॉर्ट ऑफ गोल मिल गया. वाज इट जस्ट पुअर डिफेंडिंग बाय वैलेकानो या फिर इट वाज जस्ट द ब्रिलियंस ऑफ मैड्रिड? आई थिंक ब्रिलियंस थी वहां पे, क्योंकि नोबडी वुड एक्सपेक्ट कि आप 3 पासेस में पूरी आगे काउंटर अटैकिंग खोल दोगे. हाँ, तो आई थिंक प्रॉपर काउंटर अटैकिंग जो हमें गोल्स देखने को मिलते हैं मैड्रिड से, इट वाज काइंड ऑफ दैट गोल. वंस अगेन एन अर्ली गोल राइट. तो हमने पहली लीड ले ली थी यहाँ पे, एंड वाल्वर्दे का असिस्ट था तो वो भी अच्छा ही लगा देखने में. नाउ आई थिंक इस गेम की बात करें तो ओवरऑल आई थिंक स्टिल मैड्रिड ने सॉर्ट ऑफ डोमिनेट किया. पोजीशन वाइज दे वर बेटर एंड चांसेस भी दोनों बना रही थी टीम्स. बट आई थिंक द थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट वैलेकानो वाज दैट दे वर नॉट सिटिंग बैक. जब उन्हें बॉल मिल रही थी तो अटैक करने जा ही रहे थे. तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई कैन अप्रिशिएट अबाउट देम. एंड फिर इन द फर्स्ट हाफ ओनली रायो वैलेकानो को एक पेनल्टी मिल जाती है, जब उनका एक प्लेयर था वो बॉक्स के अंदर से शूट लेता है एंड वो समहाउ भाई कामाविंगा के हाथ पे लग गई. अगेन आई वुड नॉट ब्लेम कामाविंगा फॉर दैट. बहुत अनफॉर्चुनेट कॉल्स होती हैं ये. मतलब इट इज नॉट इवन रियलिस्टिक कि एक बंदा हटा सकता है हाथ इतनी तेजी से. बट इट वाज अ फेयर पेनल्टी. वहाँ पे पेनल्टी मिल जाती है और उनका डे थॉमस करके कोई प्लेयर है वो गोल मार देता है. तो अगेन मैं कहूँगा थोड़ी अनफॉर्चुनेट था, बट अ राइटफुल गोल. एंड उसके बाद से इन द फर्स्ट हाफ 27 मिनट पे आया था एंड अराउंड फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स इन द फर्स्ट हाफ आई थिंक इट वाज रायो वैलेकानो. क्योंकि एकदम से टीम इतनी ज़्यादा फास्ट खेलने लग गई थी. कमेंटेटर्स भी खेल रहे थे कि कह रहे थे कि इस टाइम पे 2x स्पीड पे खेल रहे हैं लोग. अच्छा. इससे पहले लोग 1x पे थे और उसके बाद एकदम से डबल कर दी अपनी स्पीड. तो एकदम एक्साइटेड हो गए थे. क्राउड भी जो वैसे टाइप के स्टेडियम से होते हैं जहाँ पे अपार्टमेंट है जस्ट बाहर, लोग आराम से बालकनी से देख सकते हैं, तो वहाँ की क्राउड भी थोड़ी जाहिल होती है भाई. क्यों भाई? थोड़ी अग्रेसिव क्राउड होती है वहाँ की. अपार्टमेंट से क्या लेना देना है भाई? आई थिंक जो स्टेडियम ऐसे होते हैं. हाँ. तो स्टेडियम ऐसे है विच बेसिकली मीन्स कि क्लब काफी छोटा है. एंड जितना क्लब छोटा होता है क्राउड भी थोड़ी पगलाई हुई होती है उधर की. कट्टर सपोर्टर. हाँ, तो आई थिंक वैसे टाइप की क्राउड थी एंड वो काफी ज्यादा इरप्ट कर गए एकदम से. तो उसके चक्कर में रेयर साइड बट मैड्रिड थोड़ा सॉर्ट ऑफ बैकफुट पे आ गई थी. एंड ऐसे करते करते हमने फर्स्ट हाफ निकाल दिया. फर्स्ट हाफ में अगेन आई वुड से कि मैड्रिड
पोजीशन डोमिनेट कर रही थी, फाइनल थर्ड में पहुंच रही थी, बट शॉट्स नहीं ले पा रहे थे, विच मीन्स कि एकदम थ्रेटनिंग नहीं लग रहे थे। सो बेसिकली मैड्रिड का 58% पोजीशन था, रायो वैलेकानो ने 5 शॉट लिए थे जिसमें से 3 ऑन टारगेट थे, एंड मैड्रिड ने 5 शॉट लिए थे जिसमें से सिर्फ 1 ऑन टारगेट था। बट पॉइंट मेरा यहाँ पे पूछने का ये होगा कि जब हमें पता है कि इक्वलाइज कर दिए तो मैड्रिड बैकफुट पे क्यों चली गई? उनको तो इनफैक्ट उल्टा फ्रंट फुट पे आना चाहिए था ना कि अब मैं गेम किल कर दूं यहाँ पे। आई थिंक कुछ ना थोड़ा वो है मैड्रिड के साथ, वी हैव सॉर्ट ऑफ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कि वो तो कर ही लेंगे, किसी भी टीम के साथ होगा ना। अब बारसा भी जब खेल रही होती है और अगर इक्वलाइजर पड़ जाए तो वी ऑलवेज एक्सपेक्ट ना कि चुप मत बैठो भाई, जाके करो ना अटैक। अभी बायर्न म्यूनिख से हमने क्या एक्सपेक्ट किया था जब अभी लाजियो से 1-0 हारे, कि गोल पड़ने के बाद अटैक करो ना, क्या क्यूलेस क्यों लग रहे हो? तो ये तो एक हर बड़ी टीम से बेसिक एक्सपेक्टेशन है, बेसिक एक्सपेक्टेशन, बट आई थिंक इट डज नॉट ऑलवेज वर्क इन योर फेवर। मैड्रिड के साथ जितनी बार फेवर में काम करता है, इट इज नेवर योर ड्यूटी, मतलब इट इज नेवर योर क्या कहते हैं जॉब टू मेक इट वर्क, और मतलब होप कि इट वर्क्स। व्हाट यू कैन डू इज जस्ट डू योर वर्क। ट्राई तो करता काम करता है तो करता, नहीं करता नहीं करता, एफर्ट तो डालो। वही तो पॉइंट, आई थिंक एफर्ट में कमी नहीं थी, ट्राई तो वो लोग कर ही रहे थे। तो यू टेलिंग मी कि रियल मैड्रिड ने एफर्ट डाला उसके बाद भी रायो वैलेकानो जैसी टीम उनको डोमिनेट कर हाँ, ये कैसे हो सकता है भाई? सिटी के साथ नहीं होता क्या? अभी चेल्सी के अगेंस्ट जो गेम था जो ड्रॉ हो गया, ऐसा थोड़ी सिटी ने ट्राई नहीं करा, बट पेपर पे तो ड्रॉ ही हुआ है ना। बट उनका ट्राई दिख रहा था ना 27-28 शॉट लेके। मैं वही कहूंगा कि भाई मतलब हर मैच में हर टीम जो अच्छी होती है हमेशा वही बेटर टीम निकल के नहीं आती। ट्रू, बट अभी लाइप्जिग वाला मैच भी हुआ था, उसमें भी दे वर नॉट द बेटर टीम। अब ये वाला मैच भी हो गया, उस टाइम वो लोग जीत गए, पर हाँ। तो मैं वही कहूंगा ना कि द रिजल्ट डज नॉट ऑलवेज शो कि आपने क्या परफॉर्मेंस दिया, एंड जस्ट बिकॉज आप बड़ी टीम हो डज नॉट मीन कि आप किसी छोटी टीम से हारोगे नहीं। हाँ ट्रू। तो आई थिंक वहाँ पे मतलब आप कह सकते हो कि भाई करना चाहिए था, बट आई डोंट थिंक कि ट्राई नहीं कर रहे थे। ट्राई तो वो लोग कर ही रहे थे, इट वॉज जस्ट दैट कि प्लेयर्स भी तो काफ़ी अलग अलग खेल रहे थे इस टाइम पे। तो आई थिंक नॉट एवरीथिंग वर्कड इन देयर फेवर, बट सेकंड हाफ में भी आई थिंक स्टार्टिंग से हमने देखा है बहुत हैवी डोमिनेशन थी मैड्रिड की साइड से, पोजीशन शॉट्स अटैक सबको लेके बहुत अच्छा खेल रही थी मैड्रिड, एंड आई थिंक वो मेंटालिटी शिफ्ट आया था थोड़ा, एकदम से स्विच ऑन हो गए थे वो लोग। मैं कुछ प्लेयर्स के नाम लूँगा स्पेसिफिकली। मॉड्रिच, आई थिंक ही फेल टू डू व्हाट क्रूज डज बेसिकली ऑन द पिच, एंड उसी के लिए उसे लाया गया था। तो आई थिंक वहाँ पे वो उतना अच्छा खेल नहीं पाया। व्हाई डू यू थिंक कुड बी द रीजन? भाई मिनट्स नहीं मिल रहे यार, बड़ा सैड है। नहीं, बट ऑफ कोर्स मैं तो उतना फॉलो नहीं करता मैड्रिड को जितना तुम करते हो, बट ऐसा नहीं है कि हर मैच में दे गेट टू प्ले 50-50। नहीं, अब कहाँ, अब तो क्रूज ही मेनली स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, मॉड्रिच का वो हो गया। आई थिंक इंटरनली ये चीज़ बता दी गई है, एंड रिपोर्ट्स भी ऐसी आई कि ही हैज़ बीन टोल्ड कि उसे रिन्यूअल नहीं दिया जाएगा। डोंट यू थिंक कि बिकॉज उसको मिनट्स नहीं मिल रहे इसलिए वो अच्छा नहीं खेल पा रहा, बट एक्चुअली मैं अगर उसको टाइम दिया जाता तो वो फिर भी अभी टॉप क्लास होता? आई थिंक टॉप क्लास होता, बट आई स्टिल थिंक दैट क्रूज राइट नाउ मे बी अगर उसे भी उतने मिनट्स दिए जाएंगे तो ही विल परफॉर्म बेटर। अच्छा, थोड़ा डिक्लाइन आया है मॉड्रिच का इस सीजन, और अगेन कुछ बोल नहीं सकते उसको, भाई 38 साल का है, क्या ही बोले उसे। बट आई थिंक इंटरनली कम्युनिकेट कर दी गई उस चीज़ को का। वो एंसेलोटी भी कह रहा है कि इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू बेंच हिम, जब आपको पता है कैसा लेजेंड है, एंड मॉड्रिच इज ऑल्सो नॉट हैप्पी इस बारे में कि उसे बेंच करा जा रहा है। बट वही बात है कि ही ऑल्सो काइंड ऑफ हैव टू मेक टर्म्स विद इट, विद द फैक्ट कि अब वो उसे निकाला जाएगा। तो जैसे ही मॉड्रिच के बाद अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूट भी हो जाता है, क्रूज आ जाता है फॉर कामाविंगा, एंड मॉड्रिच थोड़ा लेट सब्स्टिट्यूट होता है, बट जब सब्स्टिट्यूट होता है तो उसे स्टैंडिंग ओवेशन दी जाती है डिस्पाइट नॉट प्लेइंग दैट वेल। तो आई थिंक अब से हमें हर मैच में देखने को मिलेगा ये चीज़। काउंटडाउन चल रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि स्पेसिफिकली जान के ये चीज़ रिवील करी गई है अभी कि उसे रिन्यूअल नहीं दिया जाएगा, ताकि उसे हर मैच में एक अच्छा फेयरवेल मिल सके। तो अगर है भी तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड मूव, बट थोड़ा दुख भी होता है, बट ठीक है यार, जो इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड बाद में इसी के चलते हम लोग देखते हैं बहुत केजी सेकंड हाफ हो जाता है, चांसेस बन नहीं रहते दोनों टीम की तरफ से, काफ़ी नलिफाई कर रहे होते एक दूसरे के अटैक को। सरप्राइजिंग ये था कि रायो वैलेकानो अभी भी अटैक कर रही थी, बट इसके चलते हम लोग क्रूज ले आते हैं, बाद में रॉड्रिगो ले आते हैं, कारवाहल ले आते हैं, एंड क्रूज एक ही चांस हमारे पास फ्रॉम अ फ्री के, जब क्रूज बहुत क्लोज आ गया था, बट दैट ऑल्सो नॉट अल्टीमेटली नेट के अंदर नहीं गया। इसी के चलते सेकेंड हाफ एंड हो रहा होता है, एंड हम लोग एक्स्ट्रा टाइम में देखते हैं कारवाहल को एक सेकंड येलो कार्ड मिल जाता है, जिसके चलते वो बाहर हो जाता है, विच मीन्स वो नेक्स्ट गेम में होगा नहीं। राइट। आई थिंक बहुत फालतू का फाउल कर रहा था उसने, जो भी करा था उसे पता था कि येलो कार्ड मिल जाएगा, बट उसने करा, इसके चलते रेड कार्ड मिल गया। कामाविंगा को भी अक्यूमुलेशन ऑफ येलो कार्ड्स के वजह से नेक्स्ट मैच मिस करना पड़ेगा, तो हमारे ऑलरेडी इंजरी लेडन स्क्वाड में थोड़ी और मिसेस होने वाले नेक्स्ट गेम में, बट स्टिल आई थिंक वी शुड बी विनिंग द नेक्स्ट गेम। एंड ऑल इन ऑल सेकंड हाफ में रायो वैलेकानो ने सिर्फ 3 शॉट ली जिसमें से 0 ऑन टारगेट थे, मैड्रिड ने 6 लिए जिसमें से 3 ऑन टारगेट थे, बट गोल किसी का नहीं आया। गोल किसी का नहीं आया। आई थिंक वही कि बहुत केजी सेकंड हाफ था। राइट। एंड स्पेसिफिकली विनीशियस, आई थिंक ही वाज क्वाइट बैड यहाँ पे, ही वाज नॉट इफेक्टिव एट ऑल। अच्छा, तो आई थिंक आप उसको कॉल आउट कर सकते हो। कामाविंगा एंड वाल्वर्दे
कामाविंगा एंड वाल्वर्दे हैड अ डिसेंट गेम, आई थिंक अच्छा गेम गया उनका, बट अटैकर्स में विनीशियस को अच्छा गेम नहीं गया, इसी के चलते हमने देखा ड्रॉ हो गया। बट इसके चलते हुए फायदा ये हुआ था कि भाई बारसा के पास एटलीस्ट 2 पॉइंट्स का गैप कम हो गया है। एंड ये क्यों हुआ? बिकॉज बारसा सेल्टा वीगो से जीत गई है अवे फ्रॉम होम। डिड दे डिजर्व टू विन? ये इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी डिटेल में। लेट्स स्टार्ट विद द लाइनअप। देयर वाज अ प्रिटी इंटरेस्टिंग टैक्टिकल चेंज हियर, जहाँ पे यूजुअली हम लोग जो 3-2-4-1 देखते हैं बारसा का, वहाँ पे क्या होता है कि 4 मिडफील्डर्स होते हैं, 2 पिवट में होते हैं और 2 आगे अटैकिंग मिडफील्डर्स होते हैं। एंड ऑन पेपर जो अटैकर्स होते हैं, फॉरवर्ड्स होते हैं, वो सिर्फ 2 ही होते हैं, बिकॉज लेफ्ट साइड पे कैंसलो एक फॉरवर्ड बन के आ जाता है। यहाँ पे इस बार ऑन पेपर भी 3 फॉरवर्ड्स थे। हाँ, लेवेंडोस्की अप टॉप, राइट साइड पे यमाल, और एक अटैकिंग मिडफील्डर जो था वो विक्टर रोकी था अलॉन्ग साइड पेड्री। लेफ्ट विंगर अभी भी कैंसलो ही था। अच्छा, ओके, हाँ वही अभी उसी ऊपर मैं आऊंगा। डबल पिवट में पीछे हमारे पास डेयोंग और क्रिस्टियनसन थे, एंड बैक 3 कुबारसी, अराउहो और कुंडे की थी। टर स्टेगन ऑफ कोर्स अब खेलने लग गया तो वो भी था। पॉइंट यहाँ पे क्या है, मैं आपको पहले हाफ के स्टैट्स दिखाता हूँ। 69% पोजीशन हमारे पास था, बट सिर्फ 0.44 का XG। तुम ऑलमोस्ट 70% का पोजीशन लेके सिर्फ 0.44 का XG बना के दे रहे हो। एंड दिस इज व्हेन यू हैव स्कोर्ड 1 गोल थ्रू लेवेंडोस्की, जो तगड़ा गोल मारा था, राइट। तुमने 1 गोल मार दिया है, विच मीन्स तुम्हारा XG कम से कम 1 से ज़्यादा तो होना चाहिए आइडियली, बट इट इज जस्ट 0.44। मतलब इसमें वही प्रॉब्लम थी जो हम लोग यूजुअली देखते हैं कि पोजीशन था एंड जो शॉट्स बेसिकली शॉट्स में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, या फिर इट वाज समथिंग एल्स की शॉट्स भी नहीं आ रहे थे। दे टुक 7 शॉट्स जिसमें से 2 ऑन टारगेट थे। 7 शॉट्स इज नॉट बैड, बट 70% के हिसाब से आई वुड स्टिल से कि थोड़ा सा बॉर्डर लाइन यू कुड से और हो सकते थे। पॉइंट यहाँ पे क्या है, शॉट आपने लिए, लेकिन किस क्वालिटी की शॉट है वो, विच इज एसेंशियली व्हाट XG इज। माय क्वेश्चन इज, एक टैक्टिकल क्वेश्चन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि वितोर रोकी को एक अटैकिंग मिडफील्डर की तरह खिला रहे थे जस्ट बिहाइंड लेवेंडोस्की, इट काइंड ऑफ कट ऑफ फ्रॉम द क्रिएटिव आउटपुट ऑफ द टीम। क्योंकि अगर आगे पेड्री और गुंडोगान दोनों खेल रहे होते तो वो ज्यादा क्रिएट करके देते फॉर श्योर। वितोर रोकी इज अ सेंटर फॉरवर्ड, ही इज नॉट दैट गाय जो कि स्ट्राइकर के पीछे खेलता है एंड देन क्रिएट करके देगा आपको, स्पेशली व्हेन ही इज सो यंग। ही कैन डेवलप दैट क्वालिटी लेटर ऑन इन हिज करियर, नॉट राइट नाउ। सो या तो आप एक बेसिक 4-3-3 ही खिला लेते हैं जहाँ पे वितोर रोकी लेफ्ट विंगर होता है। अगर आप 3-2-4-1 खिला रहे हो और वहाँ पे आपने वितोर रोकी को पेड्री के साइड पे इन द अटैकिंग मिडफील्डर सेक्शन रखा हुआ है, डिड इट रियली डू वेल फॉर हिम? बिकॉज आई थिंक ही ऑल्सो हैड अ वेरी मीडियोकर गेम। आई थिंक जब तुमने वो सेटअप समझाया था तो मेरा इसलिए रिएक्शन थोड़ा ऐसा था कि क्योंकि ऑन पेपर तो ही वॉज द लेफ्ट विंगर, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज टू व्हेन यू सेड दैट कि वो एज अ अटैकिंग मिडफील्डर खेल रहा था। क्योंकि आई ऑल्सो थिंक कि जब आप लाए उसे एज अ गोल स्कोरर हो, एंड जब वो वैसे भी उतने स्टार्ट्स नहीं कर रहा है, जब उसने एज अ गोल स्कोरर स्टार्ट करा तो ही हैज स्कोर्ड वंस और ट्वाइस। तो इज इट अ गुड चॉइस टू प्ले हिम एज एन अटैकिंग मिडफील्डर? आपको पता नहीं। देखो अब यहाँ पे वही 2 चॉइसेस हमारे पास, या तो हम बहुत क्रिटिसाइज करें शावी को कैसा क्यों करा, या तो हम थोड़ा ओपन माइंडेड होएं कि यार ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव विच वॉज वर्थ ट्राइंग। बिकॉज हम सिटी में भी तो देखते हैं ना, वो भी 3-2-4-1 खिलाते हैं। अल्वारेस को वो भी तो कभी कभी अटैकिंग मिडफील्डर ही खिलाते हैं ना। जब डे ब्रुयने इंजर्ड था तब वही तो खेल रहा था हालैंड के पीछे, ऑल्दो ही इज ऑल्सो ऑन पेपर अ टिपिकल सेंटर फॉरवर्ड, बट ऐसा अटैकिंग मिडफील्डर ही वाज आल्सो परफॉर्मिंग क्वाइट वेल। एंड इन्हीं मैचेस में आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो मतलब आई वुड से कि दिस वाज आल्सो अ पॉसिबिलिटी व्हिच हैड टू बी टेस्टेड। अब हमें रिजल्ट मिल गया तो अब नाउ वी कैन मेक अ डिसीजन, बट टेस्ट करने से पहले ट्राई तो करो, मतलब फिर पता चलेगा ना कि क्या रिजल्ट है। तो आई थिंक चावी को मैं ब्लेम नहीं करूंगा ये चीज़ ट्राई करने के लिए। ऑफकोर्स एक मैच से कुछ पता भी नहीं चलता, हो सकता है आगे जाके इस रोल में दोबारा परफॉर्म भी कर दे, बट इनिशियल थॉट्स मेरे यही रहेंगे कि ही डज वेल एज अ सेंटर फॉरवर्ड, maybe stick to that. Okay. Point है कि Lewandowski has started performing a bit. हाँ. तो now there's competition for Vitor Roque as well. I think Lewandowski का तो ये बहुत पॉजिटिव रहेगा बार्सा के लिए, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में वो गोल तो मार ही रहा है कुछ ना कुछ करके। इस मैच में भी जो गोल मारा है दैट वाज अ भाई क्रेजी गोल। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है Lewandowski के लिए एंड बार्सिलोना के लिए कि he has finally started to step up. Right. प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या है? Lewandowski ने लिटरली वो लास्ट मोमेंट पे गोल मारा फर्स्ट हाफ के। हाँ. पहले बात तो जल्दी से उस गोल के बारे में बात कर लेते हैं। I think that was a brilliant goal that came out of nowhere, and I don't expect that from Lewandowski anymore. Especially जो पिछले 5-6 महीने गए हैं, आइडियल Lewandowski से गोल मारता आ रहा है, बट अभी आप एक्सपेक्ट नहीं करते उससे। Exactly. You saw that finish also. क्या कैसे डिस्क्राइब करोगे? I think मैं यही बोलूँगा कि the fact that he like scored that kind of a goal, that means that he is growing in confidence. And confidence क्यों आ रहा है? क्योंकि पिछले कुछ मैचेस से स्कोर कर रहा है।
आई थिंक वो अगेन जो हमने पिछले कुछ पॉडकास्ट में बोला है कि वो जो चाबी से जो बात हुई है, ही काइंड ऑफ ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर दैट कि चाबी को इतने प्रेशर में डाला जा रहा है, क्यों उसकी जॉब गई है. एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड साइन दैट ही इज़ फाइनली टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टार्टिंग टू स्टेप अप फॉर द टीम. एंड मतलब फुल क्रेडिट टू हिम यार कि एटलीस्ट ही इज डूइंग हिज जॉब. बॉक्स के पास रह के जो चांस मिले उसको बरी कर रहा है. बट प्रॉब्लम, नाउ आई कम टू द प्रॉब्लम. फर्स्ट हाफ में हमारा सिर्फ एक गोल ही क्यों आया एंड सिर्फ 0.44 की XG क्यों थी? डिड वी रियली डोमिनेट? आई थिंक हम टेम्पो और पोजीशन एंड बॉल को बहुत अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे फर्स्ट हाफ में. आई वोंट डिनाई दैट. बट सेल्टा विगो विद जस्ट 30% ऑफ द पोजीशन हैड ऑलमोस्ट द सेम शॉट्स एज अस. तो मतलब देयर इज समथिंग सिवियरली रॉन्ग विद आवर क्रिएटिव आउटपुट. राइट. हम उनसे डबल टाइम ज़्यादा बॉल रखने के बाद भी डबल शॉट नहीं ले पा रहे. इनफैक्ट ऑलमोस्ट सेम शॉट्स ही ले रहे हैं. एंड क्या क्वालिटी के शॉट्स हैं वो हमें जानते हैं. आई थिंक ये इस गेम को और जो नेक्स्ट गेम हम बात करेंगे सिटी का, कुछ पैरेलल्स हैं इन टर्म्स ऑफ देम स्कोरिंग जस्ट वन गोल. बट वही बात है कि जो डिफरेंस हम अभी बात कर रहे हैं कि बारसा को क्या करना चाहिए, वो चीज़ सिटी करके दिखा रही है. हाँ वो तो भाई वो करती हैं. हाँ. बट इसी के चलते हुए आई स्टिल थॉट कि जैसा फर्स्ट हाफ गया, अगर ऐसा ही सेकंड हाफ भी गया तो भी आई थिंक बार्सिलोना कंफर्टेबली विन निकाल लेगी. बट देयर वाज अ बिग डिफरेंस इन द सेकंड हाफ. सेकंड हाफ में सेल्टा विगो वाज ऑन फायर. दे वर ऑल्सो क्वाइट लकी कि आते ही उनको एक गोल भी मिल गया. कुंडे का वो डिफ्लेक्शन हो गया था. मैं ज़्यादा ब्लेम करूंगा नहीं किसी को सच इस पोजीशन पे. बट क्या हुआ कि उस गोल से वो मोमेंटम आ गया. जैसे तुमने कहा था ना कि रैब वाले गानों ने इक्वलाइजर मारा, फिर थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट हो गया. राइट. तो ये लोग भी अपने घर पे थे तो इनके पास मोमेंटम आया. आई थिंक फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स, जब से वो इक्वलाइजर आया, गेम वॉज कंप्लीटली 50-50 एंड इट इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट टू बार्सा बिकॉज दे वर डोमिनेटिंग एंड वहां से वो गिर के 50-50 पे लेके आए हैं. सेल्टा विगो हैड एज मेनी गुड चांसेस एज बार्सिलोना. इनफैक्ट आई थिंक दे केम क्लोजर टू स्कोरिंग दैन बार्सिलोना ऑल दिस वाइल. सो एक्चुअली में एनीबडी कुड हैव वन दिस गेम. इन माय ओपिनियन सेल्टा विगो डिजर्व्ड टू विन दिस गेम जैसे सेकंड हाफ में खेले वो. मतलब आर यू सेइंग दैट जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी हार्ड ऑन योर टीम और इज इट एक्चुअली? ये तो पहली बार सुन लो कि सम गाय वांट्स टू बी हार्ड ऑन हिज टीम. भाई मैं तो होता हूँ कई बार. नहीं यार, ऑफ कोर्स व्हाई वुड आई वांट टू बी अननेसेसरली हार्ड ऑन माय टीम. जहाँ पे बनता है वहीं पे होऊंगा ना. तो यहाँ पे हार्ड होना बनता है. तुम ऐसा परफॉर्मेंस दे रहे हो. सेल्टा विगो बाय द वे रेलेगेशन से 3 पॉइंट पीछे है. सिर्फ 3 पॉइंट. तो ऐसी टीम से तुम इतना गंदा खेल लो कि उनको तुमने वर्ल्ड क्लास दिखा दिया. इट इज अ बिग लॉस फॉर अस यार. राइट. एंड ऑन पेपर ऑल्सो एंड ऑन आई टेस्ट ऑल्सो. अगर आप देखोगे मैच को तो आई थिंक सेकंड हाफ में दे वर द बेटर टीम इन माय ओपिनियन. बिकॉज कहाँ उनका स्टैंडर्ड है, कहाँ बार्सा का स्टैंडर्ड है. तो दे वर पंचिंग अबव देयर वेट इजीली. दे डिजर्व टू विन दैट गेम अंटिल दैट थिंग हैपेंड. उससे पहले बाय द वे हम लोगों ने कुछ सब्स्टिट्यूशंस भी करे थे. रफीना को हमने वितौर रोके से रिप्लेस करा था. तो नाउ ही इज ऑल्सो प्लेइंग एज एन अटैकिंग मिडफील्डर बिहाइंड लेवेंडोस्की बिकॉज यमाल को आप हटा नहीं सकते ऑन द राइट विंग. गुंडोगान आ गया था क्रिस्टेंसन के जगह पे, तो वो भी खेल रहा था. 2-3 सब्स्टिट्यूशंस और भी हुए थे. इनिगो मार्टिनेज भी आया था. But nothing was working because second half belonged to Celta Vigo. Of course, until that moment. Now let's come to that. लमीन यमाल पे एक बहुत ही reckless shot लिया जाता है. बॉल पे शॉट नहीं था, लमीन यमाल पे था वो शॉट. And I think it was a clear penalty. Would you doubt that? नहीं, I think clear penalty थी. कोई क्वेश्चन नहीं है उसमें. But the drama followed after that. जब लेवेंडोस्की ने वो पेनल्टी ली एंड भाई साहब ने ज़्यादा दिमाग लगा दिया थोड़ा सा क्योंकि भाई साहब फेक करने वाले थे. एंड फेक करके पर्पस क्या होता है कि पता चल जाता है कीपर किस साइड कूदने वाला है. अब भाई साहब ने वहीं पे मार दी उसके हाथों में. राइट. फॉर्चुनेटली इसका रीजन अभी तक पता है एग्जैक्टली डिस्क्लोज नहीं है कि वो किस वजह से रीटेक हुई है पेनल्टी. नहीं, वो था ना कीपर उसके आगे आ गया था लाइन के. बट वो भी था कि उसने गलत ली थी पेनल्टी. अच्छा, ले नहीं सकते ऐसे ज्यादा फेक कर लिया. हाँ. बेसिकली फेक आप तब तक कर सकते हो जब तक पूरा पेनल्टी आपका जो शूट आउट लिया है आपने, शूट आउट किया जो शूट ली है वो एक नेचुरल फ्लो में लगे देखने. ये डिट्टो सेम चीज नेमार करता था ना सांतोस में, जब उसने हैक कर दिया था पूरा. बैन कर दिया था, बैन करना पड़ा था. राइट. फॉर एग्जांपल जो मेसी ने वर्ल्ड कप फाइनल में पेनल्टी शूट आउट में मारा था वो भी रुक के मारा था. बट वो एक स्मूथ फ्लो में था. राइट. यहाँ पे लेवेंडोस्की ने ऐसे टांग ऑलमोस्ट ऐसे लाके रोक दिया और फिर दोबारा मारा. दैट ब्रोक द नेचुरल फ्लो. सो कीपर के लिए आप कह सकते हो, बट आई थिंक वैसे भी रीटेक हो ही जाती है अगर वो लेवेंडोस्की का देखा जाता तो. ओके. बट ही डज दैट अगेन इस बार विद अ मच स्मूदर फ्लो एंड दिस टाइम ही स्कोर्स. इसके पीछे भी कंट्रोवर्सी पता है क्या? अपेरेंटली काफी लोगों ने इस बार दिखाया है कि जब वो शूट ले रहा था तो कुंडे ऑलरेडी बॉक्स में आ चुका था. सो इन प्रिंसिपल इट शुड हैव बीन रीटेकन. बट द पॉइंट इज, जितने मड्रिड फैंस हैं मैं उनको भी ये चीज़ कह रहा हूँ कि ये एक्चुअली में जो रूल है ना कि प्लेयर्स आ नहीं सकते बॉक्स के अंदर, ये हम लोग रेगुलरली ब्रेक होते हुए देखते हैं. ऑलमोस्ट हर पेनल्टी पे चीज़ ब्रेक होती है. ये मेरे को भी मैंने नोटिस नहीं किया था, बट ओवर टाइम आई हैव नोटिस दिस कि ऑलमोस्ट हर पेनल्टी पे चीज़ ब्रेक होती है अक्रॉस ऑल द लीग्स.
चाहे बुंडेस लीगा हो, ला लीगा हो, प्रीमियर लीग हो, हर जगह चीज़ ब्रेक होती है. सो टू से कि नहीं भाई कायदे से तो फिर वो भी रीटेक होनी चाहिए थी. इन प्रिंसिपल यू आर राइट, बट एक्चुअली में फुटबॉल डज नॉट वर्क लाइक दैट. हर पेनल्टी के साथ ही होता है. बट चलो रिगार्डलेस विद दैट वी वन द गेम. एंड बहुत एक फनी मोमेंट ये था जब वो पेनल्टी मारी एंड चावी पर कैमरा की तरफ ऐसे देख रहे थे 5-1 पिटा है. I don't know what that reaction was for. Right. But regardless, Xavi said in the post-match conference that we deserve to win this. I highly disagree with that. I think we did not deserve to win this one. But we'll take the 3 points. And at this moment of the situation of the league is कि अभी आप जो भी कर रहे हो ना वो Xavi के लिए थोड़ा अच्छा ही है because of farewell मिलने वाला उसको बहुत जल्दी. तो मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज करूँगा नहीं. अगर Xavi रुकने वाला होता अभी 2-3 साल और तो मैं कहता बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस थी, मोर क्रिटिकल होता. एक्चुअली में कुछ फर्क पड़ता नहीं अभी जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका. तो मैं तो ये कहूँगा जैसी परफॉर्मेंस ये है ना, अगर यहाँ पे हांसी फ्लिक या फिर कोई और होता तो वो तो बेल्ट मार के रखता क्योंकि भाई क्या करके दिया. राइट. बट आई थिंक दैट सम्स अप द गेम. क्या परफॉर्मेंस थी हमारी, क्यों ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, सब रीजन हमने स्टेट कर दिए. नाउ लेट्स मूव टू द प्रीमियर लीग. राइट. यहाँ पे हम लोग सिटी और चेल्सी की बात करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि दिस वाज प्रोबब्ली द गेम ऑफ द वीकेंड. राइट. एंड सबकी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी. क्यों थी? क्योंकि इनका जो फर्स्ट लेग हुआ था वो 4-4 की स्कोर लाइन सेंड हुआ था. सो एवरीवन एंड दैट वाज प्रोबब्ली द गेम ऑफ द सीजन टिल नाउ. सो एवरीबडी वाज वे टू एक्साइटेड कि भाई बहुत बैंगर ऑफ अ गेम हमें दिखने वाला है. ऑल्दो इट डिड नॉट टर्न आउट लाइक दैट ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर लाइन, बट एक्चुअली में भी बहुत इंटरेस्टिंग गेम था ये. मजा आया देखने में. आई वुड से दैट चेल्सी वॉज गोइंग विद 4-3-1 एंड सिटी घर पे मैच था इस बार. मैन सिटी वॉज गोइंग अगेन विद 3-4-1 जहाँ पे हम देखते कि एडरसन खेल रहा था, वॉकर, डियाज एंड आके, ये 3 प्लेयर्स बैकलाइन फॉर्म कर रहे थे. अकांजी एंड रॉड्री को इस बार डबल पिवट में डाला गया था. सो अकांजी वापस डबल पिवट में आ गया. ऑल्दो मैं यही सोचा था कि स्टोन्स को बेंच कर रखा था, मतलब उसको डबल पिवट में क्यों नहीं खिला रहा एकदम सही पेप गार्डियोला. समटाइम्स खिला रहा है, समटाइम्स नहीं खिला रहा. आई वंडर वाई क्या एक्चुअली में सीन चल रहा है उनके बीच में. अकांजी खेल रहा था, ऑल्दो ही हैड अ डिसेंट गेम. फोर्डन, केविन डे ब्रुयना, अल्वारेज एंड डोकू खेल रहे थे एज अ फ्रंट फोर एंड आगे ऑब्वियसली अप टॉप हालैंड था. ग्रीलिश एंड ग्वार्डियोला इस टाइम पे इंजर्ड है, तो इस वजह से वो दोनों नहीं खेल रहे थे. नाउ मैच स्टार्ट होता है एंड एज यूजुअल जो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, अब तक सारे व्यूअर्स ने गेस कर ही लिया होगा, सिटी वॉज द टीम दैट वॉज डोमिनेटिंग. सबको पता ही होगी ये चीज़. एंड इन द स्टार्टिंग 10 मिनट्स एक बहुत ओपन हेडर चांस मिला था हालैंड को. अगेन दिस इज समथिंग दैट यू विल हियर फ्रॉम मी थ्रू आउट दिस गेम, थ्रू आउट द एनालिसिस ऑफ दिस गेम, कि हालैंड को बहुत क्लियर चांस मिला था एंड ही मिस्ड इट. इस बार भी फर्स्ट 10 मिनट्स में बहुत क्लियर चांस मिला था हालैंड को, उसने मिस कर दिया. यहाँ पे उसने एंड में भी आके हेडर भी मिस किया था खाली एकदम. वो तो एंड मोमेंट पे वो एकदम ही, आई थिंक इट इज सेफ टू अज्यूम कि हैड अ बैड गेम. नहीं, हाँ बहुत गंदा. वो खुद भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड था. कुछ प्रीमियर लीग का कैमरा उसके साइड से आ रहा था, उसने उससे हाथ मार के नीचे कर दिया. हाँ. अच्छा. तो वो भी काफी गुस्सा था अपनी परफॉर्मेंस से. एंड आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी क्रिटिक्स हैं वो सब क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं उसको. तो आई थिंक ही हैड अ बैड गेम, सबको पता ही होगा ये चीज़. बट आई थिंक सिटी डोमिनेट तो कर रही थी, बट चेल्सी जितनी ज़्यादा थ्रेटनिंग लग रही थी ऑन द काउंटर अटैक, इट वॉज अ कमेंडेबल जॉब बाय देम. बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग लग रहे थे. व्हाई डू यू थिंक इन लोगों ने ये पुल ऑफ करा भी? कैसे करा ये? आई थिंक जब भी ये लोग काउंटर अटैक पे आ रहे थे तो सिटी का डिफेंस इतना वल्नरेबल लग रहा था फॉर सम रीजन. आई थिंक कुछ टाइम पे तो ये लोग इतने ज़्यादा स्विच्ड ऑफ थे, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि निकोलस जैक्सन जैसा बंदा आपके सामने रन बना रहा है. एंड आप लोग पता नहीं, मुझे लग रहा था कि एट टाइम्स दे वर थिंकिंग कि भाई ये तो ऑफसाइड है, छोड़ दो. अच्छा. बट इतने ज्यादा स्विच्ड ऑफ लगे थे. आई थिंक पेप गार्डियोला बहुत ज्यादा गुस्सा था उस टाइम पे. अच्छा. कि ये लोग कैसे ज्यादा स्विच्ड ऑफ हैं, क्योंकि स्टर्लिंग, निकोलस जैक्सन, एट टाइम्स कोल पाल्मर, ये लोग इतने ज्यादा थ्रेटनिंग लग रहे थे ऑन द काउंटर अटैक, की लग रहा था कि गोल आएगा तो चेल्सी की तरफ से आएगा पहला. इतना अजीब लग रहा था. बट सिटी के बारे में एक चीज मैं बोलूंगा, पोजीशन डोमिनेट कर रहे हो बट बहुत सेफ खेल रही थी. बाय सेफ आई मीन कि लोग बैक पास बहुत कर रहे थे फॉर सम रीजन, विच मीन्स कि सिटी चेल्सी का डिफेंस, अगेन काफी लोग क्रिटिसाइज करेंगे सिटी को कि भाई तुम लोग गोल नहीं मार पाए. राइटफुली सो, क्योंकि बहुत ओपन चांसेस मिले थे हालैंड को. बट आई वुड स्टिल से कि चेल्सी ने मोस्ट ऑफ द टाइम्स काफी अच्छी जॉब करी इन ब्लॉकिंग दोस चांसेस. काफी अच्छा डिफेंस दिखाया था. तो आई थिंक वहां पे थोड़ा क्रेडिट चेल्सी को भी आप दे सकते हो. एंड निकोलस जैक्सन को भी इन द फर्स्ट हाफ 1-2 बार ऐसे ओपन चांसेस मिले थे ऑन द काउंटर अटैक्स, जो कि बहुत ईजिली गोल मार सकता था वो, बट ही मेस्ड इट अप बिकॉज ऑब्वियसली निकोलस जैक्सन है वो. बट फिर हम लोग देखते हैं कि स्टर्लिंग का एक गोल आता है जस्ट बिफोर हाफ टाइम, एंड अगेन ऑन द काउंटर अटैक सिंपल 1v1 चांस मिलता है उसको, एंड इस टाइम वो फिनिश कर देता है स्टर्लिंग, एंड वहां से 1-0 की लीड हो जाती है. इन द फर्स्ट हाफ सिटी का 68% पोजेशन था, हैवी डोमिनेशन. सिटी ने 14 शॉट ले लिए थे फर्स्ट हाफ में. अभी हम बारसा की बात कर रहे थे कि उन्होंने 7 शॉट लिए थे. 68% पोजीशन के साथ चेल्सी के अगेंस्ट उन लोगों ने 14 शॉट ले लिए थे.
बट इसमें से सिर्फ 2 ऑन टारगेट थे। एंड ये चीज हम लोग कुछ चल रहा है पिछले कुछ 1-2 मैचेस हम देखते आ रहे हैं कि लोग शॉट ऑन टारगेट समाउ नहीं ले पा रहे। आई थिंक अगेन इस चीज पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, क्योंकि तुमने ये मैच पिछले 3-4 मैचेस में ही कवर कर रहा था, क्योंकि तुमने ये मैच कुछ टाइम बाद देखा सिटी का, तो डू यू हैव अ फ्रेश ऑब्जर्वेशन ऑन व्हाई दे कुड नॉट टेक एनी शॉट्स ऑन टारगेट? आई थिंक इसमें बहुत बड़ा, इसमें मैंने नोट भी करी ये चीज़ कि बहुत सिंपल रीजन बताऊं तो बहुत सारे शॉट्स इसमें से ब्लॉक हुए थे। ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने ऑफ टारगेट हवा में मार दिया, टेढ़े मार दिए, बहुत सारे शॉट्स इसमें से ब्लॉक हुए थे, which means कि चेल्सी के players were present at the right place at the right time to defend that. मतलब do you think they had a great defensive performance? I think अभी that is what I said कि आप लोग कह सकते हो कि चांसेस, ओपन चांसेस मिले थे, हालैंड को 2-3 एकदम क्लियर कट चांसेस मिले थे, he could have had a hat trick in this game. But overall I think चेल्सी की डिफेंस को भी क्रेडिट देना चाहिए, that is why डिसासी was the man of the match. अच्छा, सो आई थिंक वहाँ पे आप उनके डिफेंसिव डिस्प्ले को भी क्रेडिट दे सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छे शॉट्स ब्लॉक करे इन लोगों ने। okay. एंड चेल्सी ने 3 शॉट लिए थे, तीनों ऑन टारगेट थे, तीनों ऑन काउंटर अटैक आए थे और 1 गोल भी आ गया था। तो आई थिंक चेल्सी ने अपने चांसेस बहुत अच्छे से लिए। नाउ इन द सेकंड हाफ आई थिंक इट वाज अ सिमिलर सेकंड हाफ। सिटी के साथ एक चीज जो डिफरेंट हुई थी वाज दैट कि दे वर लुकिंग मोर थ्रेटनिंग। व्हाट आई सेड बिफोर, वो तो हमेशा ही होता है, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। हाँ, व्हाट आई सेड बिफोर कि ये लोग पोजीशन रख रहे हैं बट बहुत सेफ पोजीशन है, पीछे बैक पास कर दे रहे, इस वक्त दे वर गोइंग फॉर द गोल। एंड आई वुड स्टिल से कि अप टिल द 60th मिनट इट सीम लाइक कि चेल्सी वो स्टिल इन द गेम, क्योंकि काउंटर में वो लोग लग रहे थे तब भी थ्रेटनिंग। आई रिमेंबर मैं थोड़ा सा मैच देख रहा था ये बार्सा के मैच के साथ साथ, तो ऐसा 2-3 मैच तो मैंने ही साफ साफ देख लिया था सेकंड हाफ में, जब काउंटर पे बहुत खुल गई थी सिटी बट चेल्सी कुड नॉट स्कोर बिकॉज एंड में कुछ ना कुछ मैसअप कर। हाँ, पता नहीं क्या ये कीपर्स को ड्रिबल करके गोल मारने में, अब ये कहाँ, अभी यूनाइटेड के मैच पे आऊंगा मैं, उसमें भी सेम चीज हमें देखने को मिली। पता नहीं लोग क्यों भाई शूट ले लो ना डायरेक्ट, वो क्यों नहीं आप मार पा रहे, हर बार आपको ड्रिबल करके खाली गोल में क्यों मारना है जब आपको पता है कोई ना कोई डिफेंड कर लेगा। तो आई थिंक काफी चांसेस चेल्सी ने भी मैसअप करे थे। एंड कुछ कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स थी, जैसे 50th मिनट पे वॉकर पे बहुत गंदा फाउल हुआ था बाय स्टर्लिंग ओनली। कई लोग अभी भी बोलने को पेनल्टी नहीं है, आई थिंक वीआर ने भी मना कर दिया पेनल्टी नहीं होगी। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक अगेन इट शोज कि वीआर क्यों इट इज अ जोक राइट नाउ। अगर वीआर पे जाने के बाद भी वो चीज़ पेनल्टी नहीं दे पा रहे, क्योंकि क्लियरली इट वाज नोवेयर नियर द बॉल एंड वॉकर को भागते भागते टांग अड़ाई थी स्टर्लिंग ने। यू कैन से कि उसने जान के करी या नहीं करी, मे बी नहीं करी। नहीं, मैं इसका एक काउंटर आर्गुमेंट दे दूंगा, बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाएगी सिचुएशन। जिन लोगों को नहीं पता, तुम लोगों ने 19-20 में बार्सा वर्सेस नापोली का फर्स्ट लेग देखा था, जब वो मेसी ने वो सुआरेज ने वो ब्लॉक करा था, मेसी ने लेटते लेटते गोल मारा, बहुत तगड़ा वाला। उसी मैच की बात करूँ, कैंप नो में हुआ था। उसी मैच में उसने गोल मारा था, उसके 2-3 मिनट बाद ही पेनल्टी विन कर ली थी कूलीबाली से। तब क्या हुआ था, कूलीबाली बॉल क्लियर करने जा रहा था और मेसी ने पीछे से आके बॉल मार दिया। बॉल के सामने वो लिया था पैर मारने के लिए, बॉल को टच कर ली थी, पीछे से फिर कूलीबाली ने टक करके मार दिया, उड़ा दिया पैर उसका। भाई इट इज काइंड ऑफ द सेम सिचुएशन। ऑफ कोर्स वो बंदा पैर बीच में लेके आएगा बिकॉज ही वांट्स दैट पेनल्टी, ही इज बीइंग स्मार्ट, एंड बॉल पे पहला हक इसीलिए उसका बन जाएगा बिकॉज बॉल उसके सामने एंड ही हैज ब्लॉक्ड यू। तो तुम पैर पे थोड़ी मार दोगे, राइट? इट इज क्लियरली अ पेनल्टी फॉर मी भाई। हाँ, आई थिंक ये वही बात है ना कि लोग फालतू में वो ले आते हैं कि भाई इंटेंशनल नहीं था। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। कितने सारे हैंड्स में इंटेंशन नहीं होता। आई थिंक 90% ऑफ द पेनल्टीज आर नॉट इंटेंशनल। हाँ, सबकी ऐसे ही मिलती है कोई मतलब कोई दिल से कोई खोट लेके थोड़ी आता है, कोई पूरा थोड़ी इंसान को कि मैं इसका पैर जानबूझ से तोड़ना चाहता हूं। ऑफ कोर्स दे डोंट वांट टू डू इट, दे वांट टू प्रोटेक्ट दैट प्लेयर, राइट? बट उसी में हो जाती है चीजें, बॉडी कंट्रोल में नहीं होती कई बार। हाँ, ऐसे फायदा उठाते हैं लोग। हाँ, उसका तो आई थिंक जो लोग कह रहे हैं कि वॉकर ने जान के ही वाज ऑलरेडी ऑन हिज वे डाउन, इट्स स्टूपिड भाई। यही करा जाता है, सारे फुटबॉलर्स यही करते हैं। बट नाउ आई थिंक 60 मिनट्स के बाद इट वाज ऑल मैनचेस्टर सिटी। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि उन लोगों ने प्रॉपर चोक कर रखा था। एंड व्हाट आई मीन बाय चोक इज कि लिटरली वो लोग बॉक्स के बाहर कैंप कर रहे थे। हाँ, राइट। मतलब ऐसा नहीं होता कि 8-9 प्लेयर्स चेल्सी के बॉक्स के अंदर ही हैं और वो उसमें से ही प्लेयर्स ड्रिबल कर रहे हैं समाउ निकाल के पीछे दे रहे हैं। कर दी पास, सिल्वा को कर दी, पीछे रोड्री को कर दी। राइट, बस वो प्रॉपर वो गोल नहीं आ पा रहा था। एंड इसी चलते हमने देखा कि बाय एंड होते होते उससे पहले एक रोड्री का गोल आ जाता है, एंड वो गोल भी अगेन भाई रोड्री कमिंग इन क्लच। उस गोल से पहले 5-6 मिनट मोहित तो मैं ये डिस्कस कर रहे थे कि अब आने वाले गोल, इट इज राउंड द कॉर्नर, बिकॉज जेन्युइनली ऐसा था कि सिटी पूरी की पूरी सिटी उनके बॉक्स के अंदर ऑलमोस्ट, एंड चेल्सी फिर भी बॉल क्लियर करके काउंटर नहीं कर पा रही। इतना चोक करा हुआ था सिटी ने। तो दैट शोज देयर ग्रेटनेस आल्सो, बट इट काइंड ऑफ मेंट कि वन गोल इज अराउंड द कॉर्नर। एग्जैक्टली। एंड रॉड्री जो शूट ली, फिर टिपिकल रॉड्री शूट जो लिया, एंड वो लोग कहेंगे भाई वो डिसासी से लग के अंदर चली गई, बट वो ईदर वे इट वाज गोइंग, इट वाज गोइंग। वो जो भी अपना कीपर है उससे उसके रीच में नहीं थी वो बॉल, तो आराम से गोल हो ही जाता।
बट इसके बाद भी दे ट्राइड अ लॉट, बट वो फाइनल गोल नहीं आ पाया अल्टीमेटली। एक लास्ट चांस मिला था हालैंड को इन द एक्स्ट्रा टाइम, जब एकदम क्लियर हेडर मिला था उसे गोल के, वो इनसाइड द 6 यार्ड बॉक्स था, गोल के जो सामने वाला बॉक्स, उसने हवाएं मार दी, वहां से उसने हवाएं मार दी। ऑब्वियसली ही वाज क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड, बट ही डिड नॉट हैव अ गुड गेम एट ऑल। बहुत गंदा गेम गया था उसका। आई वुड से अल्वारेस का भी गेम अच्छा नहीं था यहाँ पे, इसलिए बाद में उससे बर्नार्डो सिल्वा के लिए सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। बट इसी के चलते चेल्सी और सिटी का मैच ड्रॉ हो जाता है। सेकंड हाफ में सिटी का 73% पोजीशन था। सिटी ने 18 शॉट लिए थे जिसमें से अगेन सिर्फ 3 ऑन टारगेट थे, एंड चेल्सी ने 6 लिए थे जिसमें से 3 ऑन टारगेट थे। ऑल इन ऑल सिटी ने 31 शॉट्स लिए थे जिसमें से 5 ऑन टारगेट थे। चेल्सी ने 9 शॉट लिए थे जिसमें से 6 ऑन टारगेट थे। भाई जो ऑन टारगेट चेल्सी के ज्यादा थे, बट उन लोगों ने 31 शॉट्स लिए थे। बट भाई दैट्स हाउ फुटबॉल इज, इट इज क्रूअल एट टाइम्स। डू यू थिंक सिटी शुड बी एंग्री विद दिस परफॉर्मेंस या फिर दे वर अनलकी? भाई आई थिंक बहुत गुस्सा थे। आई थिंक वो पेप गार्डियोला का जो रिएक्शन था जब वो पेनल्टी नहीं भी मिली थी, जितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था वो दिख रहा था उसके चेहरे पे। एंड उसके बाद एक और पेनल्टी शॉट हुई थी ना, जब वो हैंडबॉल के लिए बोल रहे थे, तब वो नहीं दी गई थी। तब वो भी नहीं दी गई थी, राइट? डू यू थिंक दैट वाज अ पेनल्टी? आई थिंक हाँ पेनल्टी था, मतलब सॉरी वो जो हैंडबॉल वाला था, नहीं आई थिंक नहीं था। आई थिंक वो क्लियरली मतलब राइटफुली पेनल्टी नहीं दी गई, क्योंकि वो बट पॉइंट ये ना कि जैसे स्टैंडर्ड्स आजकल हैं ऐसे दे दिया जाता है। बेवकूफ वाली पेनल्टी होती वो, बट हाँ वी हैव सीन आइडियली नहीं होनी चाहिए। हाँ आइडियली नहीं होनी चाहिए थी। एंड एक मैच उन लोगों ने कम खेला है, बट नाउ दे आर 4 पॉइंट्स बिहाइंड लिवरपूल। सो एक जीत भी जाता है तो भी 1 पॉइंट पीछे ही होंगे। तो आई थिंक इस वजह से थोड़ा गुस्सा होंगे वो लोग ऑब्वियसली। बट नाउ मूविंग ऑन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिनका मैच लूटन टाउन से था, एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच था। वाई सी दैट, क्योंकि लूटन जो है 3-4-2-1 के साथ गई थी। अच्छा, लूटन थोड़ा सिट बैक करती है, इस मैच में उन लोगों ने बिल्कुल सिट बैक नहीं करा क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड 4-3-1 के साथ गई थी। यहाँ पे ओनाना खेल रहा था, शॉ, मैगवायर, वरान एंड डायलो की हमारी बैकलाइन थी। कैसिमिरो, मेनू एज यूजुअल हमारे अपने डबल पिवट में थे। रैशफोर्ड, ब्रूनो एंड गर्नाचो अगेन फॉरवर्ड्स, एंड हॉलैंड जो हमारा स्ट्राइकर था। गर्नाचो वाज ऑब्वियसली स्टार्टिंग ऑन द राइट विंग, एंड आई विल से दैट कि गर्नाचो ऑफ लेट ऑन द राइट विंग हैज बीन क्रेजी गुड। समहाउ वो बंदा राइट विंग पे भी परफॉर्म करके दे रहा है। बट वही बात है कि आगे क्या ऐसे ही आपको उसको ग्रूम करना है या फिर आपको एज अ लेफ्ट विंगर ही चाहिए वो प्लेयर, वो देखना पड़ेगा। बट आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। बहुत हाई इंटेंसिटी स्टार्ट था, बहुत हाई इंटेंसिटी गेम चल रहा था, बहुत फास्ट गेम चल रहा था, एंड विद इन अ फ्यू सेकंड्स एक गोल आ जाता है रास्मस हॉलैंड की तरफ से। भाई वो बंदा मार रहा है हर मैच में, 2 गोल मार दिए इस मैच में भी। एंड आई थिंक ये जो गोल मारा ये एक डिफेंसिव मिस्टेक थी, क्योंकि बैक पास कर रहा था डिफेंडर अपने गोलकीपर को, उसने समहाउ रास्मस हॉलैंड को ही दे दी। सो एक 1v1 चांस मिल गया, उसने भी ड्रिबल पूरा करा कीपर को और फिर एक एम्प्टी नेट में गोल मार दिया। बट ऑब्वियसली ही वाज प्रेजेंट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, एंड उसने लीड दी। वही बात है कि वो बंदा धीरे धीरे गोल्स मारना स्टार्ट कर दे रहा है। एंड फिर जस्ट 6 मिनट्स आफ्टर दैट रास्मस हॉलैंड का एक और गोल आ जाता है। ये गोल बड़ा अजीब सा था, क्योंकि एक कॉर्नर आता है, वो ऑब्वियसली डिफ्लेक्ट होके बाहर जाता है, फिर गर्नाचो वहाँ से शूट लेता है, एंड गर्नाचो जो शूट ले रहा था वो रास्मस हॉलैंड की तरफ शूट ले ली उसने, एंड हॉलैंड ने मे बी इट वॉज इंटेंशनल, बट उसने अपनी चेस्ट ऐसे करी, एंड उससे चेस्ट से लग के वो एकदम कॉर्नर में फिनिश गई है, और स्पीड भी थी, परफेक्ट फिनिश। हाँ, तो मतलब हाँ थोड़ा अनयूजुअल गोल था, बट भाई उसने फिनिश तो एकदम प्रॉपर ही करी थी। तो इंटरेस्टिंग गोल था। तो इसके साथ यूनाइटेड विद इन द फर्स्ट 10 मिनट्स 2-0 की लीड ले ली थी उन लोगों ने, एंड इट वाज लुकिंग लाइक कि इट इज गोइंग टू बी अ मोर देन कंफर्टेबल विन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट द पॉइंट इज कि लूटन थ्रू आउट दिस गेम वाज कीपिंग पोजीशन, एंड यूनाइटेड वाज काइंड ऑफ प्लेइंग ऑन द काउंटर, व्हिच वाज समथिंग दैट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। क्योंकि आप कितना भी खेलो, लूटन से गंदी टीम तो नहीं है यूनाइटेड। घर का फायदा कह सकते हो आप, बट स्टिल मतलब भाई लूटन के अगेंस्ट पोजीशन नहीं रखोगे तो आप किसके अगेंस्ट रखोगे। एंड उसके चलते ही फिर 14th मिनट पे लूटन का गोल आ जाता है, 2-1 की स्कोर लाइन हो जाती है। पहले 15 मिनट के अंदर इतने गोल आ गए, 2-1 हो गया था, उसके बाद कोई भी गोल नहीं आया, इसलिए थोड़ा बाद में बोरिंग हो गया गेम। बट जो ये गोल आया, आई थिंक एक शूट ली गई थी, इट डिफ्लेक्टेड ऑफ मैगवायर, एंड समहाउ इट फेल इनटू द पाथ ऑफ अपना मॉरिस, जिसने गोल मारा, एंड उसने सिंपल हेडर मार दिया। ओनाना की कोई गलती नहीं थी, ही कुड नॉट हैव डन एनीथिंग टू प्रोटेक्ट इट। तो यहाँ पे ओनाना को ब्लेम नहीं कर सकते, बट 2-1 की स्कोर लाइन हो गई थी यहाँ पे। एंड इसके बाद आई थिंक बहुत बोरिंग गेम रहा है, देयर इज नॉट मच टू डिस्कस। आप कह सकते हो कि क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो लूटन टाउन का 60% पोजीशन था, तो लोगों ने पोजीशन वाइज तो डोमिनेट करा था, एंड 11 शॉट ले लिए थे उन्होंने। तो लूटन ने भी काफी शॉट्स लिए थे, बट सिर्फ 2 ऑन टारगेट थे। यूनाइटेड ने 8 लिए थे, जिसमें से 4 ऑन टारगेट थे। आई वुड स्टिल से कि अटैकिंगली यूनाइटेड वॉज बेटर, बट स्टिल नॉट बाय अ ह्यूज मार्जिन, ये चीज मैं बोलूंगा। सेकेंड हाफ में स्टार्ट होते ही अपना टेन हैग कुछ सब्स्टिट्यूट्स ले आता है, शॉ ले आता है फॉर लिंडलॉफ, क्योंकि शॉ इंजर्ड हो गया। अगेन भाई वो बंदा आ रहा है, कब जा रहा है,
इतने इतने बिल्कुल भी डिपेंडेबल प्लेयर्स है नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। ट्रू जब भी आता है इंजर होके वापस चला जाता है। एंड एवंस आता है फॉर मैग्वायर, क्योंकि मैग्वायर वाज ऑलरेडी ऑन अ येलो कार्ड। एवंस ठीक हो गया पूरा? हाँ ठीक हो गया। अच्छा। एंड मैकटोमिने आ गया फॉर कैसिमिरो, बिकॉज अगेन कैसिमिरो वाज आल्सो ऑन अ येलो कार्ड, तो वी डिड नॉट वांट टू रिस्क दैट। बट सेकंड हाफ में भी आई थिंक इन द होल सेकंड हाफ इट वाज अ वेरी इक्वल गेम। ऐसा नहीं था कि कोई भी एक टीम का अपर हैंड था, थोड़ा सॉर्ट ऑफ नलिफाई कर रहे थे एक दूसरे को। आई रिमेंबर, आई थिंक यू ऑल्सो सॉ दैट कि ब्रूनो के पास एक दो ऐसे चांसेस थे ओपन गोल के, उसने कीपर को भी कटा लिया, फिर वो क्लियर ऑफ द लाइन डिफेंडर की तरफ से। आई थिंक वो गोल हो सकते थे। गर्नाचो के पास भी एक चांस था, रैशफोर्ड के पास भी एक चांस था। सो दिस स्कोर लाइन could have been in United's favor, बट अल्टीमेटली कोई भी वो गोल मार नहीं पड़ता। एंड इसी के चलते 2-1 की स्कोर लाइन के साथ समहाउ यूनाइटेड गेम फिनिश करवा देती है। बट आई वुड आस्क यू, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ब्रूनो फर्नांडिस की बात करी, हमने कैसे डिस्कस करा कि पिछले कुछ हफ्तों से इनफैक्ट अच्छा नहीं गेम जा रहा, अच्छा नहीं जा रहा। एंड ऑल्सो अ गाय लाइक कैसिमेरो जो कि इंजरी के बाद आ रहा है। इन 2-3 नामों के बारे में तुम क्या कहोगे? क्या इनका are they looking like a pale shadow of their former self, या फिर they are slowly regaining some touch? I think Casemiro is on the upward trajectory. धीरे-धीरे better. हाँ धीरे-धीरे बेटर हो रहा है। जब फर्स्ट गेम आया था तो he was horrendous, बहुत ही गंदा था। ब्रूनो का भी आई थिंक ये गेम डिसेंट गया, इट वाज नॉट apart from the chances. हाँ अपार्ट फ्रॉम दोस चांसेस, वो भी आप कह सकते हो कि चलो उसने मारी तो थी गोल पे, वो इट क्लियर ऑफ द लाइन, राइट। बट आई थिंक इट वाज अ डिसेंट गेम रहा ब्रूनो फर्नांडिस, उसको कुछ ब्लेम वेम नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। आई थिंक अच्छा गेम गया उसका। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक बाकी प्लेयर्स जितने भी हैं, हॉलैंड इज ऑब्वियसली ग्रोइंग इन कॉन्फिडेंस, वरान हैड अ डिसेंट गेम, रैशफोर्ड इज लुकिंग गुड राइट नाउ, गर्नाचो इज लुकिंग लाइक देयर बेस्ट विंगर राइट नाउ, तो आई थिंक वो भी एक अच्छा पॉजिटिव है। दिस इज देयर 5th कंसेक्यूटिव विन मैनचेस्टर यूनाइटेड की। एंड टेन हैग के पूरे जितना भी टेन्योर है अभी तो यूनाइटेड में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो 4 कंसेक्यूटिव प्रीमियर लीग गेम्स जीता है। अच्छा, तो कुछ तो धीरे धीरे इट लुक्स लाइक दे आर गेटिंग बेटर। व्हाई डू यू थिंक दिस इज नाउ बिगिनिंग टू वर्क? क्या ऐसा अच्छा हो रहा है इनके साथ? आई थिंक थोड़ा इस टाइम पे पहली बात तो ये है कि ये जो भी प्लेइंग 11 खिला रहे हैं वो कंसिस्टेंट है। हाँ, सो आई थिंक ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो धीरे धीरे प्लेयर्स अपने अपने रोल्स में धीरे धीरे बैठ रहे हैं। बट दैट मीन्स कि फिर गर्नाचो परमानेंटली राइट विंग पर ही रहा करेगा वो। आई थिंक एज ऑफ नाउ तो मे बी दिस इज देयर प्लान फॉर दिस सीजन एटलीस्ट, क्योंकि रैशफोर्ड को लेफ्ट में रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। एंड गर्नाचो खेल भी अच्छा राइट विंगर में, तो मे बी शायद उसको ऐसे ही ग्रूम करा जाए एज अ राइट विंगर। बेचारा गलती कर दी अच्छा खेल के, पता नहीं यार, पता है वैसे, क्योंकि इवन रोनाल्डो का स्टार्टिंग में अपने करियर में राइट विंगर ही ग्रूम करा गया था, बाद में उसे लेफ्ट में लाए। बट वही बात है कि उस टाइम पे एलेक्स फर्गसन थे, थिंग्स वर डिफरेंट इन फुटबॉल, बहुत लंबा टेन्योर था तो ओवर टाइम कर सकते थे। अभी टेन हैग की खुद की जॉब पक्की नहीं है, अगले सीजन क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। तो गर्नाचो के साथ भी क्या होगा इट रिमेन्स टू बी सीन। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑप्शंस धीरे धीरे उन्हीं प्लेयर्स को अपनी प्लेइंग 11 में खिलाया गया अपनी अपनी पोजीशंस में, एंड धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो रही है एज वी कैन सी राइट नाउ। आई थिंक मे बी दिस कैन बी द रीजन। डू यू थिंक 2-3 जो पर्टिकुलर नाम थे जो कि बहुत ज़्यादा गुड़गोबर करते थे हर मैच में, जैसे कि ओनाना, एक टाइम पे मैग्वायर, ऐसे 2-3 नामों के परफॉर्मेंसेस इंडिविजुअली भी बहुत अच्छी हो गई है, रैशफोर्ड भी जो तुमने कहा, एंड इसीलिए टीम में भी जो 2-3 लीकेजेस थे वो भी काइंड ऑफ एक फिक्स हो गए हैं। मैं ओनाना को तो अभी भी एकदम वो नहीं दूंगा क्रेडिट, क्योंकि अभी शायद एक महीना भर भी नहीं हुआ है जब उसने एकदम कंसिस्टेंटली परफॉर्म करा हो। एनी एरर कैन बी अराउंड द कॉर्नर। पिछले 3-4 मैचेस की बात कर रहे हैं। हाँ ट्रू, मतलब कह सकते हैं कि ओनाना भी धीरे धीरे बेटर हुआ है, बट आई स्टिल थिंक दैट ही इज फार फ्रॉम हिज ओरिजिनल सेल्फ जो कि हमने लास्ट सीजन देखा था। आई थिंक उस लेवल पे अभी नहीं पहुंचा। मैग्वायर के लिए पीपल कैन से दैट, क्योंकि ही हैज बीन देयर बेस्ट डिफेंडर, ही हैज आल्सो बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम यूनाइटेड फैंस राइट नाउ। जब वो ट्रेनिंग सेशंस में जाता है तो काफी लोग ऑटोग्राफ लेने आते हैं उसके एंड बहुत तारीफ कर रहे हैं। उसने तो टाइट पलट दी है। आई लाइक द अप्रिसिएशन दैट ही इज गेटिंग फ्रॉम यूनाइटेड फैंस, बट स्टिल वी डोंट नो कि वो अगले सीजन खेलेगा या नहीं खेलेगा। हॉलैंड इज आल्सो अनदर गाय जो कि पहले नहीं चल रहा था, अब वो भी चलना शुरू हो गया, एंड उसका चलना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि गोल्स अल्टीमेटली मारने पड़ेंगे ना मैच जीतना है तो। आई थिंक ये दिस इज माय ऑब्जर्वेशन पर्सनली, आई ऑल्सो डिड नॉट सी दिस गेम, बट जो पिछले 3-4 मैचेस से हम लोग जीतते आ रहे हैं, हम लोग नहीं मतलब यूनाइटेड, कि देयर वर 3-4 लीकेज पॉइंट्स, उनको अभी सील कर दिया फॉर द टाइम बीइंग, दे आर डूइंग डिसेंटली ओके। If this continues, then they might go, क्योंकि देखो हर मैच में परफेक्ट परफॉर्मेंस तो किसी भी टीम की नहीं आएगी। हाँ, तो डू यू नो हाउ टू गेट द रिजल्ट जो कि मैड्रिड करती है? उसके लिए जरूरी क्या है कि आपकी ओवरऑल शायद परफॉर्मेंस उतनी सुंदर ना हो, बट लीकेजेस नहीं है। हाँ, तो वो फिक्स कर दिए तो आप काम चलाओ तो बन सकते हो। एंड जब तक वो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना तो एक पॉजिटिव वाइब भी बनी रहती है। इस टाइप पे यूनाइटेड के साथ कुछ नेगेटिव वाइब एसोसिएट हो नहीं रही है, कॉन्फिडेंस ही बनता है कि चलो हम अपने बुरे दिन पे भी मैच से रिजल्ट निकालना जानते हैं। बहुत बड़ा फैक्टर होता है, राइट। आई थिंक ये तो जरूर रहेगा। डू यू थिंक, लास्ट क्वेश्चन, कि यूनाइटेड अब टॉप 4 में आ सकती है?
आई थिंक स्टिल थिंग्स आर लुकिंग अ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि स्पर्स भी अपने सारे मैच जीत रही है इस टाइम पे, 6 पे बैठी हुई है, फिर अभी वेस्ट हैम भी है, अपना ऊपर स्पर्स भी है, तो आई थिंक थोड़ा मुश्किल है इस टाइम पे भी। बट ऑब्वियसली वी कांट रूल आउट यूनाइटेड कि वो टॉप 4 में नहीं आ सकते। टॉप 5 में तो आ सकते हैं यार, आई थिंक 3 ही पॉइंट पीछे इस टाइम पे, तो आ सकते हैं वो लोग। बट लेट्स होप कि भाई यूनाइटेड भी अच्छा करे, क्योंकि थोड़ा अच्छा तो लग ही रहा है भाई अच्छा कर रही है। बट ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट, एंड जितने भी लोग भाई हमारे व्यूअर्स जितने भी लोग देख रहे हैं इस टाइम पे, थैंक यू भाई, तुम लोग देख रहे थे। एंड अपने सारे दोस्तों के साथ ये पॉडकास्ट शेयर करो। इस पॉडकास्ट को ऑब्वियसली लाइक करना, जितने भी मैचेस हमने डिस्कस किए, जितने भी टॉकिंग पॉइंट्स हमने डिस्कस करें, सब में अपने ओपिनियन शेयर करो, हम लोग सारे कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। एंड एज फॉर द नेक्स्ट वीडियो, वो कौन सी होनी चाहिए? वो भाई आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो उस पॉडकास्ट को भी जरूर चेकआउट करिएगा और बताइएगा आपको वो पॉडकास्ट कैसा लगा।